देखो आज के जो क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। पिछले क्लास का थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़े थे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रेट लॉ। क्या पढ़े थे? रेट लॉ। रेट लॉ में हम लोग देख रहे थे कि किसी भी रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शंस निकालने का तरीका था R इज इक्वल टू K, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का होता था। जैसे A है और हम लोग क्या मानते थे B, इन लोग का पावर यहाँ पर X और इसका क्या होता था Y। अब यहाँ से रेट लॉ एक्सप्रेशन के द्वारा जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से निकाला करते थे तो यहाँ पर हमें ऑर्डर की भी जरूरत पड़ रहा था। किसका जरूरत पड़ रहा था? ऑर्डर। जैसे कि हम लोग देख रहे थे x प्लस वाई इज इक्वल टू n होता था, जो कि n कहलाता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या कहलाता था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा किए हुए थे कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। ये क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, जो कि हम लोग खुद से बता नहीं सकते हैं। खुद से तभी बता पाएंगे जब हम लोग का रिएक्शन में लिखा रहे, क्वेश्चन में लिखा रहे कि वो रिएक्शन कैसा हो, एलिमेंट्री रिएक्शन। कैसा रहे? एलिमेंट्री रिएक्शन, या तो फिर लिखा रहे वन स्टेप रिएक्शन, या तो फिर लिखा रहे सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर ऐसा लिखा रहेगा तभी हम लोग बता सकते हैं कोई भी रिएक्शंस का कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जैसे इस तरह से रहता है तो उसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कहीं हो जाता है। जैसे मान के चलो अभी ये रिएक्शंस लिखा हुआ है, बगल में अगर लिख देता है ये तीनों में से किसी एक का, कि मान के चलो ये रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर बोल देता कि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो बताओ यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता? कितना हो जाता? 5। कैसे? क्योंकि सर जब हम लोग कंसंट्रेशन लिखे A और यहाँ पर B, जैसे हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर वन स्टेप या फिर सिंगल स्टेप बोल देता था तो तुरंत उसका जो स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होता था वही उसका क्या होता था? पावर। इसका मतलब x के जगह में क्या हो जाएगा? 2, y के जगह में क्या हो जाएगा? 3, और दोनों को जोड़ेंगे तो वही कहलाता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कितना हो जाता? 3 और 2 5 हो जाता। तो हम लोग बता देते हैं कि वो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो जाता? 5। लेकिन जब हम लोग को रिएक्शन में नहीं लिखा हुआ रहे कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन है या फिर वन स्टेप रिएक्शन है, तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो उसके लिए हम लोग को एक्सपेरिमेंटल डाटा की जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? एक्सपेरिमेंटल डाटा का। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग निकालते हैं कि उसका क्या क्या मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, या फिर उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहां से जो सवाल बनता है वो 5 नंबर का बनता है। कितना नंबर का बनता है? 5 मार्क्स का, जो कि 2 वर्षों से पूछा जा रहा है। पहले इससे सवाल नहीं पूछा जाता था। अगर बात करते हैं हम लोग कोरोना काल से पहले का, तो कोरोना काल से पहले हम लोग का सवाल यहाँ से पूछा नहीं जाता था। पूछा जाता था रेट लॉ से, और पूछा जाता था, आगे हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, तो वहां से भी हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से सवाल पूछता था। उसके बाद आर्हेनियस से भी सवाल नहीं पूछता था। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग को 2 कंसेप्ट को पकड़ के चल रहा है। एक पकड़ता है आर्हेनियस, का पकड़ता है? आर्हेनियस। उसके बाद एक जो पकड़ता है वो है हम लोग को एक्सपेरिमेंटल डाटा वाला। क्या चीज पकड़ता है? एक्सपेरिमेंटल डाटा। उसके बाद जो हम लोग पहले देख रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहां से हर एक बार सवाल पूछा जाता था, ये अभी भी पूछा जाता है यहां से, लेकिन 2 एक्स्ट्रा कौन वाला ऐड कर दिया, आर्हेनियस और क्या चाहिए? एक्सपेरिमेंटल। जो कि अगर बात करें एक्सपेरिमेंटल डाटा वाला तो हम लोग का स्टार्ट हुआ 2022 से। कहां से स्टार्ट हुआ? 2022 से। 2022 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। उसके बाद बात करते हैं 2023 में, तो 2023 में सवाल पूछा गया इससे, किससे? आर्हेनियस इक्वेशन से। फिर हम लोग बात करते हैं 2024 का, तो 2024 के कहां से पूछा गया? एक्सपेरिमेंटल डाटा का। अब बात करते हैं कि 2025 से कहां पूछेगा? आर्हेनियस इक्वेशन। लेकिन ये तय नहीं है, वो पूछ सकता है आर्हेनियस से भी, वो पूछ सकता है एक्सपेरिमेंटल से भी, वो पूछ सकता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से भी। तो हमारे पास ये नहीं लेकर के चल रहा हम लोग कि कहां से सवाल पूछेगा कि कहां से नहीं पूछेगा। हम लोग सारे कंसेप्ट को पढ़ लेंगे, जहां से भी पूछे आसानी से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो हम लोग को है सबसे आसान मेथड है, इसको सॉल्व करना एकदम मुश्किल नहीं है, और यहां से इजीली हम लोग कितना मार्क्स उठा सकते हैं? 5 मार्क्स। अब समझते हैं कि कैसे क्या करना है। सो सबसे पहले हम लोग को एक चार्ट दिया रहेगा। एक क्या चीज दिया रहेगा? चार्ट। अब इस चार्ट में देखो क्या क्या लिखा हुआ रहेगा।
3 गो यहाँ पे एक्स पे, कभी कभी 4 गो डाटा रहेगा, कभी कभी 5 गो दिया रहेगा, उसका मन मर्जी, कभी 3 एक देगा, क्योंकि 3 एक से निकल जा रहा है तो वो 3 एक देगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग देखे 3 गो यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। लैब में गया, लैब में जाने के बाद क्या किया, एक्सपेरिमेंट करने जाएगा तो जो कंसंट्रेशन मतलब जो रिएक्टेंट होगा उसका कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन लिया होगा। तो जैसा कि पहला जो लिया गया था पहला बार, उसमें जो ए था रिएक्टेंट उसका कंसंट्रेशन कितना लिया था 0.1, फिर बी का कितना लिया था 0.1। तो उस समय जो इनिशियल रेट था उसका रेट ऑफ रिएक्शन उस समय कितना देखने को मिला 2 × 10⁻⁴। वो जो रिएक्शन था, जो भी यहाँ पे रिएक्शन हो रहा था उसमें सिर्फ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इतना इतना मेजर किया, तो जो वहां पे देखा गया उसका रेट, तो रेट कितना देखने को मिला इतना, मतलब इतना स्पीड से वो क्या हुआ चेंज हुआ। तो अब सवाल रहा कि अगर इतना स्पीड से चेंज हो रहा है तो इसका कुछ ना कुछ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा उसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारे यहाँ पे दिया रहेगा एक्सपेरिमेंटल डाटा, यही सब को यूज करेंगे। यूज करने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहां से निकालेंगे क्या चाहिए हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जब भी इस प्रकार का चार्ट रहेगा हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। इसी तरह से हम लोग फॉर्मेट का यूज करेंगे, हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद तुम लोग उस्ताद बन जाएगा इसमें, ठीक है। सबसे पहले देखो जो भी रिएक्शंस दिया रहेगा, सबसे पहले हम लोग लिखना है रेट लॉ। क्या चीज लिखना है, रेट लॉ। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, या फिर डायरेक्टली फ्रॉम रेट लॉ, जैसे भी लिखना है वैसे चलो, ठीक है। फ्रॉम रेट लॉ क्या चलेंगे, तो हम लोग जानेंगे कि R बराबर क्या हो जाएगा K। इस इक्वेशन के लिए नहीं चलेंगे तो हम लोग हो जाएगा K, फिर यहां से क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B। अभी अगर पूछेंगे कि इन लोगों का पावर कितना कितना होगा, कितना कितना बताओगे, इसका 2 और इसका 3 बताओगे क्या, नहीं। इसलिए क्योंकि ये जो रिएक्शंस दिया है कहीं भी हम लोग को एलिमेंट्री रिएक्शन इस सब का बात नहीं किया है। तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन इस सब का बात नहीं किया तो हम लोग इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जान नहीं पाएंगे। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका x लिखेंगे, इसका कितना लिखेंगे y। तो जो भी हम लोग को रिएक्शंस दिया रहेगा उसका क्या लिखेंगे, रेट लॉ। जैसे रेट लॉ लिखेंगे तो इसी को मान लेंगे इक्वेशन, मान के चलो इसका स्टार मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, स्टार। कोई दिक्कत है क्या। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी यहां पे हम लोग को चार्ट में वैल्यू दिया रहेगा सभी को यहां पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से, कहां चलते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट 1 यही है। इसमें क्या क्या हम लोग को डाटा लिया गया था, कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है और इनिशियल रेट कहने का मतलब, अरे यही तो हम लोग को आर का वैल्यू बोल रहा है। किसका बोल रहा है, आर का वैल्यू। तो जब हम लोग रेट लो का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो यहाँ पे आर बराबर, तो क्या आर बराबर वैल्यू दिया हुआ है, बिल्कुल। क्या के बराबर कहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, तो के का वैल्यू बैठाएंगे नहीं। उसके बाद देखो ये कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्या उसका वैल्यू दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। उसी प्रकार से कंसंट्रेशन ऑफ बी का वैल्यू दिया है, क्या पावर हम लोग को दिया हुआ है क्या, नहीं। तो पावर को ही हम लोग को क्या करना है, निकालना है, क्योंकि हम लोग को सवाल है वो क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी बात करेंगे इस इक्वेशन के लिए तो x और प्लस y को करेंगे तभी हम लोग को क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग को सिर्फ करना है कि ये जो तीनों इक्वेशन दिया हुआ है, तीन को जो हम लोग एक्सपेरिमेंटल डाटा सभी को एक एक बार पुट करेंगे, वहां से एक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, इक्वेशन। जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से चलेंगे तो यही हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 अब यहाँ पे पुट करते हैं। ये किसका वैल्यू है, R का। तो यहाँ पर जैसे इस इक्वेशन के अनुसार चलेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁴। R के जगह में बिठा दिए, इज इक्वल्स टू के का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है तो अभी भी के का के ही रह जाएगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.1। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0.1। इसका कुछ पावर था, कितना है, x। तो अभी भी इसका पावर हो जाएगा कितना, x। कोई दिक्कत है क्या। उसी प्रकार से कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना दिया हुआ है, 0.1। तो अभी भी पुट करेंगे 0.1, इसका पावर कितना हो जाएगा, y। अब इस इक्वेशन को मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। किसी को दिक्कत,
अभी तक क्या किए सर? सबसे पहले जब भी इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल डाटा रहेगा और हमें पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन रहेगा उसका लिखेंगे क्या चीज? रेट लॉ। रेट लॉ लिखेंगे, उसके बाद देखो सभी का वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा, सभी को पुट करेंगे, वहां से क्या निकालेंगे हम लोग? इक्वेशन। अब यही इक्वेशन को लगातार सॉल्व करेंगे और निकालेंगे किसका वैल्यू? एक्स और किसका? वाई। क्यों? क्योंकि हमें पूछा क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और हम लोग जानते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है हम लोग को एक्स प्लस वाई, मतलब जो भी पावर होता है सभी का सम करने के बाद। तो अब हमें मकसद है वहां पे क्या चीज निकालना? एक्स और वाई का। तो अभी हम लोग चले एक्सपेरिमेंट नंबर किससे? 1 से। उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर अच्छा वो वैल्यू लिखा हुआ है, चलो वैसा ही लिखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से जाएंगे तो बताओ यहाँ पे कितना लिखेंगे? 4 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि सेकेंड वाला एक्सपेरिमेंट का डाटा यही सब ना है, तो आर के जगह में कितना बिठाएंगे? यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू के। कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना दिया हुआ? 0.1, तो यहाँ पे पुट करेंगे 0.1, इसका पावर कितना? x। बताओ बी का कंसंट्रेशन कितना? 0.2, तो यहाँ पे पुट करेंगे 0.2, इसका पावर कितना? y। ये इक्वेशन को कितना मान लेंगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड। उसी प्रकार से हमारे पास और भी इक्वेशन बनेगा। चलते हैं फिर से हम लोग फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर कितना? 3 से। अब बताओ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू के। कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.2, इसका पावर x। फिर उसी तरह से लिखेंगे 0.2, इसका पावर y। क्या हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गया? अब हम लोग का काम क्या है? सो देखो जो भी हम लोग को रेट लॉ एक्सप्रेशन है, अब हमें निकालना क्या है? एक्स और वाई। एक्स और वाई निकल जाएगा, काम हम लोग को बन जाएगा। अब हम लोग को जो भी इक्वेशन बनेगा एक्सपेरिमेंट वाला डाटा से, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3, हो सकता है 4 भी निकल जाता है, 5 भी निकल जाता है, क्योंकि हम लोग को कितना डाटा दिया हुआ है? 3 गो, तभी 3 गो है, हो सकता है 4 गो रहेगा, 4 को निकालेंगे। अब यही सब का यूज करके हमें निकालना क्या है? कहीं से भी एक्स का वैल्यू और कहां से निकालना है? वाई का वैल्यू। अब यहाँ पे देखो तरीका सीखना, जो भी यहाँ पे कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया रहे, किसका वैल्यू दिया रहे? कंसंट्रेशन का। अब देखो कभी भी जब बचपन में हम लोग सॉल्व किया करते थे, बताते हैं, जैसे कोई भी इक्वेशन रहता है जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसा लिख देते हैं x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2, और बोल देंगे कि फाइंड करो x और किसका? y का वैल्यू। क्या जिंदगी में कभी भी पॉसिबल है क्या? क्या निकाल पाओगे? यहां पे जैसे जाओगे इसका सॉल्व करने तो लिखोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्या यही लिखोगे? क्या यहाँ पे x का वैल्यू निकला? y का निकला? नहीं। इसका मतलब सर कभी भी एक इक्वेशन से हम लोग कभी भी वैल्यू 2 वेरिएबल का निकाल नहीं सकते हैं। तो कभी भी 2 वेरिएबल होता है तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। कितना करते हैं? 2 को। जैसे क्लास 10th में भी तुम लोग पढ़ के आया है कि कभी भी ऐसा रहता था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो फिर यहाँ से पूछा रहता था कि फाइंड करो x का वैल्यू और किसका? y का वैल्यू। क्या 10th क्लास में करके आए हो? तो जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल होता था तो उसमें हम लोग को 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ता था कि नहीं पड़ता था? क्या अभी भी जितना भी हम लोग को है, हम लोग को निकालना है x और किसका निकालना है? y का। क्या यहाँ पे 2 वेरिएबल है और 2 वेरिएबल है तो एक साथ निकल नहीं सकता है, तो उसको निकालने के लिए किसी ना किसी 2 इक्वेशन की मदद लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, जब हम लोग को जोड़ घटाव में रहता है तब तो हम लोग डायरेक्टली इसमें जो भी हम लोग पहले पढ़े थे ना हम लोग, इस तरह से जब भी हम लोग इक्वेशन रहता था, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो इसमें हम लोग क्या करते थे? जोड़ते थे या फिर घटाते थे, तो वहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन जब हम लोग कोई भी बेस रहे उसका अगर कभी पावर रहे तो उस कंडीशन पे हम लोग को दिक्कत होने लगता है। तो वहां पे ना हम लोग को जोड़ने से आएगा और ना ही घटाने से आएगा। तो उस कंडीशन पे या तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है डिवाइड करना। क्या चीज करना? डिवाइड करना। फिर से समझो, इसमें और इसमें अंतर क्या है? तो सर इसमें डायरेक्टली हम लोग को वैल्यू निकालना था, लेकिन इसमें जो वैल्यू निकालना है वो हम लोग को बेस में नहीं, कहाँ है? पावर में। तो कभी भी पावर में रहता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो जो भी इक्वेशन है अब वहां पे देखना है कि कहाँ कहाँ पे हम लोग को सिमिलर दिख रहा है। और सिमिलर क्या देखना है?
या तो फिर हमें किसी का इक्वेशन को यूज करेंगे तो या तो फिर हमें x का वैल्यू छांट के रखना पड़ेगा या फिर किसका रखना पड़ेगा, y का। दोनों एक साथ कभी भी कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो कभी भी या तो फिर x वाला को हटा देंगे या फिर किसको हटाएंगे, y वाला का। अब ये हटेगा कैसे, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे ये तीनों इक्वेशन में r का वैल्यू से कोई मतलब नहीं क्योंकि न्यूमेरिकल है। अरे यहाँ पर भी 2 है, मान के चलो यहाँ पे 3, तो कुछ तो यहाँ पे वैल्यू आ ही जाएगा। उसी प्रकार से जैसे दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे तो k और k दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे देखना है x और किसका, y का। तो x और y एक साथ कभी भी निकल नहीं सकता है, तो नहीं निकलेगा तो उसको हटाना पड़ेगा। एक हट जाएगा, चाहे x हट जाएगा तो y आराम से निकल जाएगा, y हट जाएगा तो किसका निकल जाएगा, x का। तो अब हमें यहाँ से हटाने का प्रोसेस देखना है। तो अब कैसे हटाएंगे, कभी भी पावर हम लोग देखेंगे दो इक्वेशन में तो देखना है कि जिसका पावर यहाँ, जैसे यहाँ पे x है, मन कर रहा है कि x को हटा देंगे। कैसे करना है, x को हटा देना है। तो जहां जहां हम लोग को x वाला वैल्यू दिख रहा है उसमें से देखना है कि उसका जो बेस है वो बेस आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि एक हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि कभी भी मान के चलो x को हटाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा 2 के पावर x और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 का पावर क्या चाहिए, x, या फिर ऐसे मान लेते हैं, हाँ चलो ठीक ही है, 3 का पावर x। क्या इसको कभी भी काट सकते हो क्या, नहीं काट सकते हो। लेकिन वही अगर ऐसा रहे कि 2 का पावर x और नीचे भी क्या रहे 2 का पावर x, तो जैसे हम लोग को पावर हम लोग को सेम हो जाता है तो इसके बराबर क्या हम लोग ऐसा लिखते हैं कि 2/2 और इसका पावर क्या चाहिए, x। अरे लिखते कि नहीं लिखते, इस प्रकार से समझ में आ रहा है। तो यहां से ऐसे भी तो खत्म हो जाएगा और 1 का पावर x, तब भी हम लोग को क्या होगा, 1 होगा। खैर इतना हम लोग को जाना नहीं है, सिंपल बस जैसे जैसे सॉल्व करना है वहां पे जाओ। सबसे पहले देखना है हम लोग को कंसंट्रेशन का वैल्यू। किसका देखना है, कंसंट्रेशन का वैल्यू। एक में रहेगा x और एक में क्या रहेगा, y। अब हमें x को हटाना पड़ेगा और फिर एक बार किसको, y को, क्योंकि एक समय में एक ही का वैल्यू आएगा। तो अगर हमारा मकसद है कि x वाला को डिलीट करना, x वाला को क्या करना, डिलीट, तब हमें बचेगा क्या चाहिए, y, और y का आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर मकसद है हमारा कि x को हटाना, तो x तभी हटेगा जब इसका बेस क्या रहे, सेम रहे, जब इसका बेस सेम रहे। तो अब देखना है कि जितना भी इक्वेशन निकाले हुए रहेंगे उसमें से देखना है कि x वाला का जो बेस है वो किसमें किसमें सेम दिख रहा है। जैसे कि इसमें देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, बताओ x वाला टर्म जो है उसमें किसका वैल्यू सेम आपस में दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड में। क्योंकि देखो यहाँ पर इसका देख रहे थे 0.1, इसमें भी कितना है 0.1, इसमें कितना दिख रहा है 0.2। क्या ये वाला और ये वाला सेम है क्या, अरे सेम है क्या, क्या ये वाला और ये वाला सेम है क्या, नहीं। तो जहां पे हम लोग को सेम वैल्यू रहेगा वही को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम लोग को देखो करना क्या है, हम लोग यहाँ पे चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन किसको, सेकेंड से। तो अब देखो होगा क्या, लेफ्ट वाला को लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे, राइट वाला को राइट साइड से। तो जैसे चलेंगे, फर्स्ट वाला ये है, कितना है वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -4, इसका नीचे कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल्स टू, इसका ऊपर क्या है k और यहाँ पर है 0.1, इसका पावर x, फिर है 0.1 और इसका पावर y। फिर नीचे चलोगे तो इसका करेंगे, इसका क्या है k, फिर 0.1 का पावर x और 0.2 का पावर y। क्या यही चीज है। अब यहाँ पर देखो, चूंकि देख रहे हैं कि इसका बेस सेम, पावर भी सेम, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म। k से k भी खत्म। अब देखो सॉल्व करो, यहाँ से देख रहे हैं 10 के पावर -4, 10 के पावर -4, फिर यहाँ से भी करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये सब खत्म हो गया, बचा क्या चाहिए 0.1 का पावर y और नीचे क्या चाहिए 0.2 का पावर y। कोई दिक्कत है क्या। अब देखो ये सब हम लोग देख लिए, अब हम लोग निकालना है क्या चाहिए, y का वैल्यू। किसका निकालना है, y का वैल्यू। तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 2/3 है, इसका पावर अगर x है, या फिर मान के चलो इसका पावर है कुछ भी 2 है मान के चलो, तो इसके बराबर हम लोग लिखते हैं कि 2 का पावर 2 और यहाँ पर 3 का पावर 3। लिखते हैं कि नहीं लिखते, तो क्या इसके बराबर ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो हम लोग को जब देखो ऐसा रूप में क्या यहाँ पे दिख रहा है कि देखो जब भी हम लोग को बेस रहेगा उसका अगर सेम हम लोग को पावर दिख जाए तो उन लोग को होल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर। तो इसी का मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल्स टू 0.1 और नीचे 0.2, इसका होल पावर कितना y। कोई दिक्कत, अभी भी हमारा वैल्यू नहीं निकला, निकालना किसको है
y का वैल्यू। अब देखते हैं कैसे होगा। तो ये पॉइंट वाला को पूरा पहले खत्म कर लेते हैं। जानता है कि एक पॉइंट से एक पॉइंट खत्म हो जाता है, और नहीं तो इसको हटा यहाँ पे 10, इसको हटा यहाँ पर 10, 10 10 भी खत्म। तो क्या इसको सिंपल लिख सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इसका पावर कितना y। कैसे सॉल्व किया समझ में आ रहा है ना। हम यहाँ पे गंदा नहीं करना चाह रहे, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, अभी भी क्या y का वैल्यू आया है क्या। अगर हमारा ऐसा रहता ना वैल्यू अभी दिया हुआ कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू वाई, और अभी y का वैल्यू निकालने बोलता तो आराम था। कैसे करते कि सिर्फ y बराबर कर दीजिए और इसको उधर भेज दीजिए। अरे यहाँ पे अगर नीचे है तो उधर जाके क्या हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे जाते हैं तो 1/2 इंटू कितना हो जाता 2, तो y का वैल्यू निकल जाता। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो y है वो कहाँ है, पावर में। कहाँ है, पावर में। बेस में रहता तो हम लोग निकाल लेते, पावर वाला बहुत ही हम लोग को झंझट होता है। तो जब भी हम लोग को पावर है इसका वैल्यू तभी निकालेंगे जब हम लोग बचपन में पढ़े थे क्लास 6 और 7 क्लास में ये कंसेप्ट आता था। वहां पे ऐसा समझते जाना और बोलते जाना हाँ सर ऐसा पढ़े कि नहीं पढ़े। सो कभी भी तुम लोग को लिखाया गया था इस प्रकार से कि अगर 2 है इज इक्वल टू यहाँ पर भी 2 है, क्या चीज है 2, और यहां पर भी क्या है 2। तो बताया गया था कि कभी भी अगर इक्वेशन में देखोगे बेस अगर दोनों तरफ सेम हो जाए, क्या हो जाए, बेस दोनों तरफ सेम हो जाए, तो इसका जो पावर होता था वो पावर आपस में क्या होता है, इक्वल। जो मैथ का स्टूडेंट है उन लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़ी खेला है, खेला है कि नहीं खेला है। मैथ में तो पूरा यही सब खेला है तुम लोग। खैर जो मैथ का स्टूडेंट नहीं है उन लोग को बता दे रहे हैं कि क्लास 6 7 में हम लोग को था ये कंसेप्ट, 7 8 में था या फिर 6 7 में था। तो वहां पर हम लोग को था कभी भी बेस आपस में सेम होता है तो उसका जो पावर होता है वो पावर भी आपस में क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो x होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, a का इक्वल हो जाएगा। बात को समझ रहे हो। तो एक तो ये ऐसा कंसेप्ट पढ़े थे, एक और कंसेप्ट ऐसा पढ़े थे, इसी का जस्ट ऑपोजिट। कैसा, मान के चलो यहाँ पर x है, x का पावर यहाँ पर है 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बोलेंगे कि y का पावर कितना है 2। अभी यहाँ पर देख रहे थे दोनों में बेस सेम था, पावर क्या सेम था क्या, नहीं। तो जब हम लोग देखते हैं एक हम लोग को थ्योरी होता है, उसमें हम लोग को थ्योरम में बोला गया था कभी भी बेस आपस में सेम हो जाते हैं तो उसका पावर भी आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। दूसरा फिर कंसेप्ट बोला था कभी भी अगर पावर आपस में सेम हो जाए, क्या हो जाए, पावर आपस में सेम हो जाए, तो उसका जो नीचे वाला जो वैल्यू होता है मतलब बेस, वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब इसका भी 2 इक्वल, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि x बराबर क्या होता है y। खैर अभी इसका यूज नहीं करने वाले, किसका यूज करने वाला है, ऊपर वाला का। क्या दोनों कंसेप्ट समझ में आया। तो इसे हम लोग बचपन क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखो यही कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसका, y का। किसका निकालेंगे, y का। बताओ इसका बेस कितना है 1/2, यहाँ पे कितना दिख रहा है 1/2। क्या कोई भी हम लोग को रहता है जैसे 2 का बोलेंगे इसका पावर कितना है, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 का पावर 1। 5 का कितना पावर है 1 है, अरे बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग को चूंकि पावर का रिलेट करना है तो हम लोग क्या इसमें बोल सकते हैं कि 1/2 का पावर कितना होगा 1, पावर बन गया। तो अब हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों में देखो क्या चीज दिख रहा है, बेस दोनों में सेम, बेस क्या है सेम। तो क्या इसका पावर भी आपस में सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बच्चा क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऐसा हम लोग का थ्योरम होता है। तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि इसलिए हम लोग को क्या हो जाएगा, y बराबर 1। क्या हो गया, y बराबर 1। अब देखो जैसे हम लोग y का वैल्यू निकाले, क्या इसी प्रकार से x का वैल्यू नहीं निकालेंगे, आराम से निकाल लेंगे। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जैसे हम लोग अभी x को हटाना था, अब x को क्या करना है, लाना है। तो x को लाना है तो डिलीट किसको करना पड़ेगा, y को। तो अब जो अगला जो हम लोग ये जो प्रोसेस करने वाले हैं, जो डिवाइड कर रहे थे, अब वैसे इक्वेशन को आपस में डिवाइड करेंगे जिसका बेस y वाला हम लोग को क्या रहे, सेम रहे। तो अब बताओ यहाँ पे 0.1, क्या 0.1 का बराबर कहीं है क्या, नहीं। लेकिन इसमें देख रहे 0.2 और यहाँ पर क्या है 0.2। तो हम लोग कौन कौन इक्वेशन का यूज करेंगे, 2 और 3 का। तो जैसे 2 और 3 का यूज करेंगे तो हम लोग को ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला भी खत्म हो जाएगा, के भी खत्म हो जाएगा। बाकी इधर तो न्यूमेरिकल वाला चीज बचेगा, सिर्फ हम लोग को बचेगा क्या चीज 0.1 और ऊपर क्या चीज x। क्या यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, क्या खुद से एक बार ट्राई करोगे। तो इतना लिख करके तुरंत यही प्रोसेस को लगा करके किसका वैल्यू निकालो, x का वैल्यू निकाल के देखो, उसके बाद सॉल्व करा देंगे। देखो आसान है x का वैल्यू निकालना, इसको रहने देते, इधर ही मिटा देते, ठीक है। देखो y का वैल्यू निकाल चुके थे, अब x का वैल्यू निकालना है तो y को डिलीट करना है। y को डिलीट करने के लिए देखें कि y का वैल्यू किसमें किसमें सेम है। तो देखें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग को मिला, तो हम लोग तुरंत डिवाइड कर देंगे कि इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे किससे, इक्वेशन नंबर 3 से। तो सेकेंड वाला लेफ्ट साइड क्या चाहिए,
4 इंटू 10 टू द पावर -4 बटा में करेंगे तो यह आ जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर -4। इसमें कितना है k 0.1 का पावर x और यहाँ पर है कितना 0.2 का पावर y। इसका कितना है k 0.2 इसका पावर x फिर 0.2 इसका पावर y। ये दोनों सेम। अरे खत्म हो गया। अब यहाँ से k खत्म, 10 के पावर -4 10 के पावर -4 यहाँ से करेंगे तो कितना 1/4 इज इक्वल होगा ना 1/4। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो 0.1 का पावर x और यहाँ पर 0.2 का पावर x। अब चूंकि फिर वही कंडीशन कि जब दोनों में पावर सेम तो होल में हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/4 इज इक्वल टू 1/2 का पावर x। अच्छा एक स्टेप चुराए हैं, समझ में आ जाता है ना कि पॉइंट वाला बदला खत्म हो जाएगा वो। तो अब देखो यहाँ से इसका 1/2 यहाँ पे है कितना 1/4। तो जबरदस्ती तुम लोग ऐसे करके निकल मत जाना कि x बराबर 1। अरे भाई तब होता है बराबर जब नीचे बेस क्या होता है सेम होता है। यहाँ पे 1/2 यहाँ पे कितना है 1/4 तो इसको भी 1/2 हम लोग को लाना पड़ेगा। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि इसके बराबर लिखेंगे तो 1/2 और इसका पावर कितना कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि सर इसके बराबर जैसे जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 1 के पावर 2 और इसका 2 के पावर 2 1 और नीचे कितना होगा 4। क्या कोई नुकसान हुआ का? इसको इसलिए मतलब ऐसा इसलिए लिखे ताकि हम लोग कंपेयर कर सके। कंपेयर करेंगे तभी तो निकलेगा वैल्यू। तो अभी देखो हम लोग क्या किए सर 1/4 को हम लोग लिखे कितना 1/2 इसका क्या चाहिए होल पावर 2। उसके बाद यहाँ पे कितना था 1/2 इसका पावर कितना था x। चूंकि दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर क्या होगा सेम। तो इसलिए हम लोग क्या लिख लेंगे जो x बराबर होगा वो कितना हो जाएगा 2। तो क्या हम लोग x और y निकाल लिए? तो इसलिए हम लोग नीचे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन में पूछा क्या था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे तो x और y को जोड़ने के बाद तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज x प्लस वाई। x कितना है 2 y कितना 1 तो टोटल कितना निकल गया। इतना ही करना है 5 नंबर प्राप्त कर लेना। आसान है ना? लिख लो उसके बाद नया क्वेश्चन देते हैं। चलो अच्छा इधर देखो क्वेश्चन देखो उसी प्रकार से है। रिएक्शन दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट नंबर दिया हुआ है, इधर हम लोग को कंसंट्रेशन किसका दिया है A2 का B2 का, इधर क्या लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन बोला है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A2 और किसके रिस्पेक्ट में B2 कि जो भी हम लोग रेट लो लिखेंगे तो A2 के ऊपर जो पावर रहेगा और B2 के ऊपर जो पावर रहेगा वो दोनों का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। चूंकि हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है रेट ऑफ रिएक्शन लिख करके तो यहाँ पर देखो अच्छा यहाँ पे A2 लिख लेना और यहाँ पे B2 लिख लेना। क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार लेना है। यहाँ पर क्या लिखोगे A2 यहाँ पर क्या लिखोगे B2। अब इसके पावर में कितना है A और इसके पावर में B। तो A2 के रिस्पेक्ट में पूछा था मतलब A का वैल्यू निकालना है, B2 के रिस्पेक्ट में तो B निकालना है। अब कैसे निकालेंगे कहानी तो वही है। हम लोग सबसे पहले चलते हैं फ्रॉम रेट मतलब कि रेट लॉ से। कहाँ चलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन से। तो जैसे जाते हैं तो वो लिखा हुआ भले फिर भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ A2 इसका पावर में A लिखा हुआ। अभी अपने से X लेना नहीं है क्योंकि हम लोग को बता दिया है ना। तो फिर उसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग B2 इसका पावर कितना B। ये हो जाएगा स्टार, ये कितना हो जाएगा स्टार। उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल। अच्छा इसका मतलब समझ जाओगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट कितना 1 के द्वारा। तो हम लोग चलेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा 0.04 इज इक्वल टू K। तो आएगा है कंसंट्रेशन ऑफ A2 कितना है 0.2 इसका पावर कितना हो जाएगा A। फिर B का कितना है 0.2 इसका पावर B। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे 1। फिर हम लोग चलेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कितना हो जाएगा। फिर चलेंगे R बराबर हो जाएगा 0.04 इज इक्वल टू K। A का कितना है 0.1 इसका पावर A। फिर यहाँ पे A2 का हो जाएगा 0.4 इसका पावर B। इक्वेशन नंबर 2। फिर हम लोग चलेंगे फ्रॉम
एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से चलेंगे तो R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.08 इज इक्वल टू के। A2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, इसका पावर A हो जाएगा। फिर B2 का कितना दिया हुआ है 0.4, इसका पावर B। अब देखो खुद से बता दो, A को निकालना है तो B को हटाना पड़ेगा, B को निकालोगे तो A को हटाना पड़ेगा। किसको निकालोगे, चलो A को निकालते हैं, हटाना पड़ेगा किसको, B को। अब बताओ B वाला कहाँ कहाँ मैच कर रहा है 2 और 3 में। अरे देख रहा है, यही दोनों ना हम लोग को मैच कर रहा है। बचाना हम लोग को A को, हटाना है किसको, B को। तो हम लोग 2 और 3 को डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो देखो क्या हो जाएगा 0.04 और कितना हम लोग को 0.08 इज इक्वल टू के, इसका है 0.1, इसका पावर A, फिर है 0.4, इसका पावर B, नीचे है K 0.2, इसका पावर A, फिर है 0.4, इसका पावर B। ये दोनों खत्म हो जाएगा, K से K खत्म। यहाँ से चलोगे कितना 1/2, यहाँ चलेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी चलोगे तो 1/2, इसका पावर A। कैसे क्या क्या समझ में आ गया। लेकिन एग्जाम में ना इतना शॉर्ट मत मार देना, क्योंकि वहाँ पे पेजवत भरना पड़ेगा ना। तो एक का स्टेप करके पूरा खींचते चले जाना। बात को समझ रहे हो। तो अभी हम लोग को पेजवत थोड़ा बचाना है, क्योंकि अभी बाप का पैसा है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अब बता इसका पावर कितना है 1, तो A बराबर कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत। अब चलेंगे B को बचा लें, तो B को बचाओगे तो A को हटाना पड़ेगा। बताओ A का वैल्यू कहाँ कहाँ सेम है 1 और 3 में। तो हम लोग डिवाइड करेंगे क्या चीज, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड करेंगे किससे, इक्वेशन नंबर 3 से। जैसे हम लोग 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, देखो हम लोग को क्या हो जाएगा 0.04 डिवाइड करेंगे 0.08 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा K 0.2, इसका पावर A, फिर यहाँ पे 0.2, इसका पावर B। फिर यहाँ चलोगे K, इसका कितना हो जाएगा 0.2 और 0.4, 0.2 का पावर A, फिर 0.4 का पावर कितना हो जाएगा B। अब यहाँ पे चलोगे तो K से क्या हो जाएगा डिवाइड, फिर यहाँ चलोगे 0.2 से क्या हो जाएगा 0.2 खत्म। अब यहाँ से चलोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2, इससे कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हम लोग को कितना 1/2, इसका पावर कितना B, इसका पावर कितना 1। यहाँ से चलोगे तो B बराबर कितना हो जाएगा 1। तो क्या हम लोग A और B का निकाल लिए। अब हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है A बराबर 1, B बराबर 1, तो हम लोग को करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगर मान के चलो फिर से यहाँ पे हम मल्टीपल क्वेश्चन डाल देते हैं, अगर हम बोल देंगे कि बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग को कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत, जिसका दिक्कत था उन लोग लिख लो। चल देखो क्वेश्चंस का टाइप सबसे पहले समझने की प्रयास करना। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस ट्राई किए थे, कितने क्वेश्चन ट्राई किए 2 गो, वो दोनों एक ही टाइप का था, जिसमें से हम लोग को क्या रहता था, कोई भी हम लोग को दिया रहेगा डाटा वगैरह, कोई भी रिएक्शंस रहेगा उसमें कंसंट्रेशन भी रहता था और क्या रहता था रेट ऑफ रिएक्शन। तो सभी का पहलू को पुट करते थे, सॉल्व करते थे और एक्स और वाई या फिर ए बी माना है तो ए बी निकालते थे, तो वहां से हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाता था। अभी भी उसी प्रकार से है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। क्वेश्चन में क्या है चेंज, और हम लोग को क्वेश्चन फंसा देगा कभी कभी, क्योंकि देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितना नंबर का 5 नंबर। और लग रहा होगा बड़ी आसान है, नहीं लगा क्या आसान ही नहीं लगा, सॉल्व करने में हम लोग को क्या था बहुत आसान लगा। लेकिन वो चाहेगा कि इतना फोकट का तुम लोग को 5 नंबर तो देने वाले नहीं है, तो थोड़ा सा खेलेगा तुम लोग के साथ, खेल भी सकता है नहीं भी खेल सकता है। तो अगर खेलेगा तो देखो इस प्रकार का क्वेश्चन डाल देगा। क्वेश्चन में क्या रहेगा, अभी भी चार्ट लिखा हुआ रहेगा, बनाया हुआ रहेगा, कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है, कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू दिया है ये गड़बड़ कर दिया। हम लोग को जो यहाँ पे वैल्यू चाहिए वो हम लोग आर का वैल्यू चाहिए। किसका चाहिए आर का। आर हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम लोग रेट लो लिखते हैं तो यही लिखते थे के। अभी देखो क्या है A2 B2, तभी यहाँ पे लिखेंगे A2 इसका पावर x, फिर उसी तरह से लिखेंगे क्या चाहिए B2 इसका पावर y। अरे यही ना मानते थे। अब यहां पर ध्यान से सुनो कि जब भी यहां पे वैल्यू इसका पुट करते थे तो वो तो हम लोग आर का वैल्यू पुट करते थे। आर क्या कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन, और वही तो वैल्यू यहां पे दिया रहता था। लेकिन अभी का केस में देखो क्या चीज दिया हुआ है इनिशियल रेट ऑफ एप्रियंस। रेट ऑफ एप्रियंस क्या रेट ऑफ रिएक्शन का बात किया है।
तो यहाँ पे सिर्फ फंसा देगा, कभी कभी रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ कंजम्पशन, जो सब नहीं लिखवाते डिसएपरियंस और एपरियंस के कहानी में, वैसा ही देख करके यहाँ पे फंसा देगा। अभी एपरियंस बोला है, हो सकता है डिसएपरियंस भी बोल देता। तो कभी भी यहाँ पे बोल दे रेट ऑफ एपरियंस या फिर रेट ऑफ डिसएपरियंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ कंजम्पशन, ये सब अगर बोल देगा तो वो हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू नहीं रहता है। क्या रहता है? क्या हम लोग देख चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो उस समय स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन जब एपरियंस या फिर डिसएपरियंस का कहानी करते हैं तो उसमें स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं। तो हम लोग कभी भी इसका वैल्यू नहीं बोल सकते। जैसे मान के चलो एक रिएक्शन लेते हैं A+B और बन रहा हम लोग को प्रोडक्ट, मान के चलो क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। इसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका 3 है। अगर हम बात करें यहाँ पे रेट का, किसका बात करें? रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहां पर लिखेंगे -D कंसंट्रेशन ऑफ A, नीचे लिखेंगे dt। लेकिन यहाँ पे जो स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उससे भी क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करते हैं। तो ये कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन जब हम लोग रेट ऑफ डिसएपरियंस की बात करेंगे, क्या बात करेंगे? रेट ऑफ डिसएपरियंस, तो ये हो जाएगा -D कंसंट्रेशन ऑफ A, नीचे हो जाएगा dt। यहाँ पे कोई भी स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं होता। तो अब बताओ, ये है रेट ऑफ रिएक्शन और ये हम लोग को रेट ऑफ डिसएपरियंस, क्या दोनों सेम है? क्या तो सेम नहीं है। तो बताओ अभी अगर इसका वैल्यू दिया हुआ रहे और पूछ दे रेट ऑफ रिएक्शन, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कि सर देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग को 2 से डिवाइड है, तो जो भी हम लोग डिसएपरियंस रहेगा तो उसमें कोई चीज से डिवाइड नहीं रहता, जैसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे ये चीज बन जाएगा। तो इसका मतलब जब भी रेट ऑफ रिएक्शन से निकालेंगे सर, स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अभी हमारे पास जो दिया हुआ है वो इनिशियल रेट ऑफ एपरियंस, रेट ऑफ एपरियंस। एपरियंस का कहानी क्या होता है? प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट। तो किस साफ साफ यहाँ पे लिख भी दिया, किसका? AB का। मतलब यहाँ पे A2 है, B2 है, ये क्या है? AB। तो जब हम लोग रेट ऑफ एपरियंस की बात किया है तो रेट ऑफ एपरियंस कैसे लिखा होगा? तो यहाँ पे लिखा होगा रेट ऑफ एपरियंस इज इक्वल टू प्लस D कंसंट्रेशन ऑफ किसका? AB का, और नीचे क्या लिखा होगा? DT। क्या यहाँ पे 2 से डिवाइड किया होगा? क्या नहीं। और हमें यहाँ पे रेट ऑफ एपरियंस या फिर रेट ऑफ डिसएपरियंस की जरूरत नहीं होता है। हम लोग को जरूरत किसका पड़ता है? रेट ऑफ रिएक्शन का। इसका मतलब इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले क्या चीज? रेट ऑफ रिएक्शन में। और रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अगर किसी का भी यूज करें, चाहे रिएक्टेंट का चाहे प्रोडक्ट का, उसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी डिवाइड करना पड़ता है। तो अभी देखो एपरियंस में कितना लगा हुआ है? 2 से। मतलब जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे वो किसका वैल्यू बन जाएगा? R का। इसका मतलब कभी भी डिसएपरियंस और एपरियंस का कहानी दिया रहे तो हमें एक्स्ट्रा एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। एक और क्या बनाना पड़ेगा? कॉलम। किसके लिए? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R के लिए, या फिर यहीं पे लिख लेंगे रेट ऑफ किसका? रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आया? तो अब यहाँ पे समझ गए कि सर यहाँ पे रेट ऑफ एपरियंस से अगर रेट ऑफ रिएक्शन बदलना पड़ता है तो उसके लिए हमें क्या चीज डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। इसका मतलब जो भी वैल्यू है सभी मगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो किसका वैल्यू हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। फिर से बता लो, क्या समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? सो कि कभी भी रेट ऑफ डिसएपरियंस या फिर एपरियंस का कहानी रहेगा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि रेट लॉ में हम लोग को रेट ऑफ डिसएपरियंस नहीं, किसका यूज करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन का। तो हमें वैल्यू भी किसका चाहिए? रेट ऑफ रिएक्शन का। तो उस कंडीशन पे देखेंगे कि जिसका भी बात किया, जिसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा उससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। मान के चलो यहाँ पे AB ना लिख करके बोल देता है रेट ऑफ डिसएपरियंस ऑफ A2, तो क्या डिवाइड करने की जरूरत था क्या? क्योंकि सर इसका रेट ऑफ डिसएपरियंस लिखे चाहे रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, दोनों बतिया एक ही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? क्योंकि रेट ऑफ डिसएपरियंस लिखेंगे तो वहां पे कोई चीज से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे तो एक से डिवाइड करें। अरे तो एक कोई वैल्यू हुआ। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे डिसएपरियंस की कहानी बोलता, चाहे वो A2 का चाहे B2 का, उस कंडीशन पे रेट ऑफ रिएक्शन वही होता जो उसका रेट ऑफ डिसएपरियंस या फिर मतलब कि वो A2 का रहता चाहे B2 का रहता। लेकिन वो पूछ दिया किसका? AB का। और AB में तो यहाँ पे स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, तो है तो उसमें गड़बड़ तो कर देगा। तो उस स्थिति में हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इसका कितना हो जाएगा? 0.02। क्यों? क्योंकि से 2 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। इसका भी कितना हो जाएगा? 0.02। इसका कितना होगा? 0.04। क्या बात समझ में आया? अब इसी को सॉल्व करना है, हमें बना देना है। तो अब देखो आसान हो गया। अब देखो कैसे करेंगे। सो फिर वही कंडीशन हम लोग चलेंगे फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि फ्रॉम रेट लॉ से। कहां चलेंगे? फ्रॉम रेट लॉ। रेट लॉ से चलेंगे तो R बराबर क्या हो जाता है? K कंसंट्रेशन ऑफ किसका? A2 हो जाएगा।
इसका पावर x, फिर उसी तरह से यहाँ हो जाएगा क्या चीज b2 इसका पावर y। इसको मान लेंगे क्या चीज स्टार मान लो, क्या मान लो स्टार। फिर हम लोग चलेंगे कहाँ से, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1। कहाँ चलेंगे, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो क्या कहलाएगा वो, तो हम लोग को r का वैल्यू ये नहीं, कौन हो जाएगा ये वाला। तो 1 के लिए r का वैल्यू कितना हो गया 0.02 इज इक्वल्स टू k। कंसंट्रेशन A2 का कितना है, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 इसका पावर x, फिर कितना है 0.2 इसका पावर y, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से हम लोग चलेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इसके लिए कितना हो जाएगा, गलती से इसको नहीं है, देखो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए जब क्वेश्चन में रहेगा तो इसको ऐसे कर लेना ताकि ध्यान में जा सके क्या करना है। और पता चलेगा अगर लिखे जगह हम कौन ला छाप दिया, यही आंसर पर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए याद रखने के लिए जब क्वेश्चन में रह जाएगा तो उसको ऐसे काट करके इसको बना लेना। बात को समझ रहे हो ना, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। तो अब बताओ इसके लिए कितना हो जाएगा 0.02 इज इक्वल टू के। कंसंट्रेशन ऑफ A2 का कितना है 0.1, यहाँ पर x, फिर कितना है 0.4 इसका पावर y। ये हो गया हम लोग को सेकेंड। फिर हम लोग चलेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से। जैसे चलेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा 0.04 इज इक्वल टू के। a का वैल्यू 0.2 इसका पावर x और इसका कितना है 0.4 इसका पावर y। अब फिर से एक बार पूछ लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। अब देखो हमें चाहिए क्या चाहिए, x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x और y का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। किसका किसका यूज करेंगे, चलो x को बचाते हैं तो y को डिलीट करोगे, y को डिलीट करने के लिए किसका किसका यूज करोगे सेकेंड और थर्ड को, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों का वैल्यू क्या है सेम। तो हम लोग चलेंगे क्या चाहिए, इक्वेशन नंबर सेकेंड को अगर डिवाइड करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड से तो देखो क्या होता। तो ये अच्छा हम डायरेक्ट अब कर दे, तुम लोग तो शॉर्टकट में कर दो। देखो 0.02 का इससे डिवाइड करोगे तो 1/2 बन जाएगा। कैसे समझ में आया, इज इक्वल टू के से के खत्म, ये दोनों खत्म, ये वाला देखो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 इसका पावर कितना x। याद रखना ये हम लोग अपने बाप का पैसा बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, एग्जाम में मार्क्स नहीं बचाना है। बात को समझ रहे हो ना, उसमें पूरा एक एक करके बताना है, क्योंकि 5 नंबर का सवाल रहेगा। तो उसमें जितना स्टेप बढ़ा सको उतना स्टेप बढ़ा के लिखना। समझ में आ रहा है ना, और नहीं तो ऐसा हमारी मास्टर तो ऐसे कर ले लो, ऐसे लिख देंगे, वैसा मत करना। अब बता इसका पावर कितना 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा। उसी प्रकार से बताओ अब y को बचाएंगे, तो y को बचाने के लिए x को डिलीट करना पड़ेगा। बताओ कौन कौन सा इक्वेशन 1 और 3 का। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर किससे थर्ड से। तो जैसे चलेंगे तो 1 ये है और थर्ड हम लोग को ये है, तो इसको फिर से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ हो जाएगा सर 1/2 इज इक्वल टू के से खत्म, ये दोनों खत्म, यहाँ से चलेंगे तो फिर 1/2 हो जाएगा। तो आ जाएगा हम लोग को 1/2 इसका पावर कितना y, इसका पावर कितना 1, तो कितना हो गया y बराबर। अच्छा अब तरीका आसान लगने लगा कि नहीं लगने लगा। अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू निकल गया, y का निकल गया। अब बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे सर, तो x प्लस वाई, x बराबर कितना 1, y बराबर 1, बता कितना आ गया 2। अब फिर से क्वेश्चन में आओ, पूछा क्या था, द वैल्यू फॉर रेट कांस्टेंट। क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट। बताओ रेट कांस्टेंट किसको बोलते थे, के को। इसका मतलब अभी जो हम लोग को वैल्यू निकालना है वो किसका निकालना है, के का वैल्यू। अब बताओ के का वैल्यू निकालना है तो के का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जितना भी इक्वेशन निकाला हुआ रहेगा, चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो, सेकंड को देखो, थर्ड को देखो, इसमें के दिख रहा है क्या। मान के चलो इक्वेशन नंबर 1 को उठाएंगे, इसका वैल्यू तो पता है क्या, x का वैल्यू पता चला क्या, y का वैल्यू पता चला क्या। हम लोग को x का वैल्यू मतलब k का वैल्यू नहीं निकलेगा। अगर इससे भी यूज करेंगे तो इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका भी पता है, मतलब x y सभी का पता है, सिर्फ निकालना किसको है, k का। मतलब ये तीनों इक्वेशन में किसी को भी पकड़ लेंगे, तीनों से एक ही आंसर आएगा। बात को समझ रहे हो, कौन अच्छा लग रहा है देखने में, पहला वाला। चलो उसी को यूज करते हैं, भेदभाव ने वो थोड़ा अच्छा लग रहा है ऐसा देखने में। चलो हम लोग चलेंगे कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर का मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से। जैसे जाते हैं तो हम लोग का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 0.02 इज इक्वल टू के, 0.2 इसका पावर x, फिर है 0.2 इसका पावर y। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x बराबर कितना है 1, y बराबर कितना है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 0.02 इज इक्वल टू के, 0.2 इसका पावर 1, फिर यहाँ से 0.2 इसका पावर
1। अब यहाँ सॉल्व कर लो, 0.02 इज इक्वल टू के इंटू 0.2 इंटू 0.2। क्लियर है? 0.2 इंटू 0.2 को करोगे तो ये हो जाएगा 0.04, और इधर कितना है 0.02। के बराबर जाएंगे तो हम लोग हो जाएगा 0.02 और डिवाइड में 0.04। पता कितना आ गया? क्या यही आएगा? अब यहाँ पे मैटर फंसेगा। मैटर ये फंसेगा, के का वैल्यू तो निकाल लिए, इतना जो लिख करके आएगा नंबर बना मिलेगा। मैटर करेगा कि जब भी के है तो उसका कुछ यूनिट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे तो जो भी टीचर रहेगा वो देखना चाहेगा चश्मा लगा के कि अगर वो बंदा नहीं लिखा है के का वैल्यू का यूनिट, वैल्यू से मतलब नहीं, नंबर बाद मिल जाएगा। जैसे 5 नंबर का 4 नंबर दे देगा, 1 नंबर कहाँ से काट लेगा? यूनिट से। तो अब बताओ यूनिट कैसे निकालेंगे इसका? तो यूनिट निकालने के लिए हम लोग पता है कि सर जब भी हम लोग के का यूनिट निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग को क्या पता रहता था कि सर यहाँ पर लिखते थे मोल, फिर लीटर, फिर क्या चाहिए सेकेंड। इसका होता था n-1, इसका क्या होता था 1 - n। बताओ n का वैल्यू भी कितना निकल गया? क्या यहाँ वाला लेंगे क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता था, तो अभी हम लोग n बराबर कितना 2। तो यहाँ पे जैसे करोगे तो ये हो जाएगा हम लोग को मोल, इसका पावर 1 - 2, और यहाँ पे लीटर 2 - 1, और यहाँ पे पर सेकंड। बताओ ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर पर मोल, यहाँ से हो जाएगा लीटर और क्या चाहिए पर सेकंड। क्या यहाँ पे लिख देंगे? ये हो जाएगा सर पर मोल, लीटर और क्या चाहिए पर सेकंड। कोई दिक्कत हुआ? अब देखो हम लोग को थोड़ा सा और कहाँ फंसा सकता है। सो जैसे ये तो हम लोग अपने मन से कर लेते हैं, अब थोड़ा सा पेशेंस रख करके वहाँ पे देख लेना कि जब भी हम लोग डब्बा बना करके दिया रहता था ना वहाँ पे चार्ट, तो कभी कभी यहाँ पे उन लोग का यूनिट मेजर करके दे देता है। जैसे ये तो कंसंट्रेशन देबे करेगा, मोल और लीटर तो होबे करेगा इसका भी, लेकिन जो आर का जो वैल्यू रहता था ना वहाँ पे कभी कभी समय को मिनट में लिया रहेगा। किस में रहेगा? मिनट में। तो आंसर भी किस में लिखेंगे? मिनट में। अगर वहाँ पे आवर में लिखा रहेगा तो किस में लाएंगे हम लोग? कोई दिक्कत है क्या? और नहीं तो पता चलेगा वहाँ पे कुछ और दिया था, हम लोग यहाँ पे पर सेकंड लिख रहे हैं। हालांकि माइनर मिस्टेक रहेगा, लेकिन फिर भी बोलेगा क्या देख के बना रहे तुम लोग, मेरे बात को समझ रहे हो ना? तो वो सब थोड़ा सा ध्यान से, हालांकि डीपीपी देंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। क्या ये प्रोसेस समझ में आया? एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं उसके बाद खत्म। अच्छा ऑप्शन देखो यहाँ पे कौन सा सर मैच नहीं कर रहा है। अच्छा हम लोग सॉल्व किए 1/2 सारा कुछ तो ठीक ही है। हाँ तो वही तो होबे करेगा और क्या, इसीलिए ना दिया है नन ऑफ दिस। आप बताओ कोई मैच किया क्या? नहीं मैच किया तो वही तो होगा आंसर। चलो देखो अभी इस पे लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है, चार्ट बना हुआ है। चार्ट बनाने के बाद ऑप्शन में चूज करना है। ऑप्शन में देख रहे हैं हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शंस लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो जब भी रेट लॉ लिखते हैं तो उसमें देखो अभी पावर लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? मतलब एक्स वाई के टर्म में नहीं लिखा हुआ, मतलब कि कहीं ना कहीं हमें पावर निकालना पड़ेगा। पावर कैसे निकालेंगे उसी के लिए तो सॉल्व कर रहे थे। सबसे पहले चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन में, तो हम लोग चलेंगे रेट लॉ से। कहाँ चलेंगे? रेट लॉ से। अब देखो शॉर्टकट में करते जा रहे हैं। अब तरीका समझ में आ गया कि कैसे कैसे लिखते हैं। अब शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं। जैसे चलते हैं तो आर बराबर जैसे लिखेंगे तो हम लोग को रिएक्शन अरे देखो यहाँ पे ए बी लिखा है तो समझ में तो आ जा रहा है कि ए होगा और बी होगा रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे के, यहाँ पर हो जाएगा ए इसका पावर एक्स, यहाँ पर लिखेंगे बी इसका पावर वाई, इसको मान लेंगे स्टार। क्या मान लेंगे? स्टार। फिर चलेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से। कहाँ चलेंगे? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से। क्या हो जाएगा आर का वैल्यू? 0.10 इज इक्वल टू के, फिर यहाँ हो जाएगा 0.012 इसका पावर कितना? x, फिर यहाँ लिखेंगे 0.035 इसका पावर कितना? y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम लोग चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कितना हो जाएगा हम लोग का? 0.80। कितना हो जाएगा? 0.80 इज इक्वल टू के 0.024 इसका पावर कितना? x, 0.075 इसका पावर कितना? y। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर हम लोग चलेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से, तो हो जाएगा कितना? 0.10 इज इक्वल टू के 0.024 इसका पावर x, 0.035 इसका पावर y। कैसे कैसे लिख रहे हैं समझ में आ रहा है ना? फिर चलेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 4 से। कितना हो जाएगा? 0.80 इज इक्वल टू के 0.012 इसका पावर x, 0.070 इसका पावर y। अब देखते हैं हम लोग निकालना है x और y का वैल्यू। बताओ x का निकालेंगे तो किसको किसको लेना पड़ेगा? x को रखेंगे तो y को हटाना पड़ेगा। y कहाँ का सिमिलर? यहाँ पे और यहाँ पे।
कौन आ रहा ना होगा ना कमल से लंबा कुछ देख लो बस थोड़ा सा देखो यहाँ पे 0.3, अरे देख रहे हैं यहाँ पे y का वैल्यू सेम मिला ना, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 से, तो जैसे चलेंगे देखो क्या हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हम लोग को 0.10, थर्ड में कितना है 0.10 इज इक्वल्स टू, उसमें चल रहे हैं तो k है 0.012 इसका पावर x, 0.035 इसका पावर y, इसमें चल रहे थर्ड में तो कितना है k 0.024 इसका पावर x, फिर है कितना 0.035 इसका पावर y। खत्म 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 खत्म। इधर कितना बचा 1 इज इक्वल टू, इसमें चलोगे तो 1/2 इसका पावर x। अब बताओ यहाँ पे कैसे करोगे। तो कभी भी आता है तो हमें मैथ पढ़ना पड़ता है, कैसे करना पड़ेगा मैथ। अब देखो कितना मस्त है सो मैथ। हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि 1 का पावर अनंत लिख लो तभी उसका कितना होगा 1। बाकी यहाँ पे कुछ भी आलू बैंगन लिख लो उसका पावर 0 रखोगे फिर भी कितना होगा, बात को समझ रहे हो। तो यहाँ पे 1 है, 1 को हमें बनाने कितना है 1/2, जबरदस्ती यहाँ पे काम करेंगे 1 को बना देंगे 1/2, लेकिन भैया 1 से 1/2 छेड़छाड़ कर रहा है तो एक पावर में लगा देंगे 0। क्या यही चीज वो होगा? अरे होगा कि नहीं होगा। मतलब कोई भी वैल्यू लिखो उसके ऊपर क्या लिख दो 0, बन जाएगा कितना 1। तो यहाँ से क्या हम लोग 1/2 आ गया आया। अब बताओ बेस सेम तो पावर भी सेम। अब बताओ x बराबर कितना, अब बताओ y बराबर कैसे निकालोगे। y तो इजीली निकल गया होगा क्या। अब देखो y को रखेंगे तो x को डिलीट करना है, कहाँ पे x से मिल रहा है देखो ये दोनों, अरे समझ में आ रहा है। तो जैसे हम लोग चलेंगे इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे किससे 3 से, देख लो 0.80 0 कितना 10, इसको करोगे कितना बच जाएगा 8 इज इक्वल्स टू के केस खत्म, ये दोनों खत्म। यहां से चलोगे तुम्हारा देखो 35 अच्छा इसी को 75 नहीं ये 70 है, ये 70 है 70। अब देखो यहाँ पे 35 नीचे उतर कितना 70, तो कितना हो जाएगा 2 बार में, अरे होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग को सिर्फ बचेगा क्या चाहिए 2 इसका पावर कितना y। अब देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना 2, अब इसका बेस भी तो सेम करना पड़ेगा। तो क्या 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं 2 गुना 2 बराबर कितना 8, तो इसी को तो लिख सकते हैं 2 का पावर 3 बराबर 8। तो इसके बराबर लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 2 का पावर कितना y। क्या बेस सेम, y निकल गया, y बराबर कितना 3। अब देखो x निकल गया y निकल गया, तो क्या हम लोग रेट लॉ लिख सकते हैं आराम से। रेट लॉ लिखेंगे तो यहाँ पर k हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ a के पावर को x माने थे, x बराबर कितना 0, इसका पावर कितना 0, b का पावर कितना आ गया 3। अब 0 वाला को लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो इसी बराबर हो जाएगा k और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ b इसका पावर 3। ऐसा कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, दिखा कोई दिक्कत। तो ये था हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे, मतलब कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड से। याद रखना इससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है 5 मार्क्स का। आज डीपीपी मिल जाएगा उसको आराम से। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे एक्सपेरिमेंटल मेथड के अनुसार हम लोग क्या निकाल रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को निकालने के लिए हमारे पास क्या रहता था, चार्ट बनाया हुआ रहता था जिसमें से हम लोग को कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ रहता था और किसका दिया रहता था रेट ऑफ रिएक्शन का। तो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ रहता था उसका तुरंत हम लोग लिखते थे रेट लॉ। क्या लिखते थे रेट लॉ। रेट लॉ लिखने के बाद जो भी यहाँ पे कंसंट्रेशन होता था वो कंसंट्रेशन का वैल्यू पुट करते थे और वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का भी, और वहां से एक रिलेशन निकालते थे, एक इक्वेशन निकालते थे। तो इक्वेशन हम लोग को 2 भी बनता था, 3 भी बनता था, 4 भी बनता था, इस प्रकार से। तो वो सभी इक्वेशन को क्या करते थे आपस में देखते थे कि किसमें हम लोग को x वाला वैल्यू हम लोग को सेम मिल रहा है या फिर y वाला वैल्यू किसमें हम लोग को मैच कर रहा है। तो जिसमें हम लोग को लाना पड़ता था, जैसे x का वैल्यू लाना पड़ता था तो y को डिलीट करते थे, वही अगर y को निकालना होता था किसको डिलीट करते थे x को। तो ये था हम लोग को एक्सपेरिमेंटल मेथड। और जो हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछता है वो हम लोग को यही से सवाल पूछता है, ठीक है। आज का जो हम लोग को टॉपिक है इसको समझना है कि आज का टॉपिक क्या है। जैसे रिएक्शंस हम लोग को 2 टाइप का होता है, हल्ला नहीं करना है, एक बार बोले नहीं समझ में आ रहा है। रिएक्शन हम लोग का 2 टाइप का होता है। टाइप नंबर 1 कि सर कोई भी हम लोग को रिएक्टेंट रहता है, रिएक्टेंट डायरेक्टली बदल जाता है किसमें प्रोडक्ट में।
और ये जो हम लोग को प्रोसीड होता है वो एक स्टेप में होता है। कितना होता है? एक स्टेप में डायरेक्टली हम लोग को कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रिएक्टेंट से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। दूसरा रिएक्शन हम लोग का ऐसा रहता है कि हम लोग को बदलना तो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, जैसे मान के चलो ए से बदलना है हम लोग को डी में। कहाँ बदलना है? ए से डी में। लेकिन ये रिएक्शन डायरेक्टली ए से डी में नहीं बदलता है, इसको कन्वर्ट होने के लिए हम लोग को बहुत सारा मैकेनिज्म के थ्रू गुजरना पड़ता है। कैसे? सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा ए से जाएगा बी में। किस में जाएगा? ए से बी में। फिर ये जाएगा बी से जाएगा सी में। किस में जाएगा? बी से सी में। फिर जाएगा ये सी से कहाँ पे? डी में। तब ये तीनों को आपस में जोड़ेंगे तब ये हम लोग को रिएक्शंस कंप्लीट होगा ए और कहाँ से? डी तक। तो हम लोग कोई भी यहाँ पे रिएक्शंस को देखते हैं जो एक स्टेप में कन्वर्ट हो रहा है क्या? नहीं, हम लोग देख रहे हैं ए से डी कन्वर्ट करने के लिए ही, लेकिन ये एक स्टेप में ना जा करके कितने स्टेप से गुजर रहा है? वो 3 स्टेप में। तो जब कोई भी रिएक्शन एक स्टेप से ज्यादा से गुजरता है तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब हम लोग को देखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हम लोग देखे थे एक्सपेरिमेंटल डाटा के अनुसार, लेकिन वो जितने भी रिएक्शंस थे वहां पे वो सभी के सभी एक ही स्टेप में कन्वर्ट हो जा रहे थे। कितना स्टेप में? एक ही स्टेप में। लेकिन अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए देखने जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम लोग को ये जितने भी यहाँ पे मैकेनिज्म हम लोग को जा रहा है, मैकेनिज्म कहने का मतलब कितने स्टेप से वो हम लोग को गुजर रहा है। तो यहाँ पे सभी स्टेप, जैसे यहाँ पर 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप है, तो ये तीनों स्टेप का हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। क्या चीज निकालेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखना है आखिर कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चंस में देखो, जब भी एक्सपेरिमेंटल डाटा रहता तो उसमें तो समझ में आ गया था कि सर सभी हम लोग इक्वेशन मानते थे, वही इक्वेशन को क्या करते थे? सॉल्व करते थे। लेकिन अभी देखो जब हम लोग के पास रहता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 2 रिएक्शन हम लोग को दिया हुआ रहता है। कितना रिएक्शन? 2 गो। सबसे पहले किस टाइप का रहेगा? तो एक रहेगा हम लोग को फास्ट रिएक्शन। एक क्या रहेगा? फास्ट रिएक्शन। और एक लिखा रहेगा स्लो रिएक्शन। क्या चीज लिखा रहेगा? स्लो रिएक्शन। अब यहाँ पे समझना है कि ये जो फास्ट रिएक्शन है और ये जो स्लो रिएक्शन है, ये हम लोग को क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ये दोनों क्या रहेगा क्वेश्चन में? मेंशन। और एक रहेगा हम लोग को मेन रिएक्शन रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर रिएक्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मास्टर रिएक्शन। अब यहाँ पे एक एक करके सभी बातों को समझते जाना। जैसे कोई भी रिएक्शंस दिया रहे, जैसे यहाँ पे देख लो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चंस देखे तो मेन क्वेश्चन में देख रहा है कि हम लोग को क्या है? A2 + B2 से बन क्या रहा हम लोग को? 2AB। तो जो भी हम लोग को रिएक्शंस दिया रहेगा क्वेश्चंस में, उस रिएक्शंस को मानेंगे हम लोग मास्टर रिएक्शन। क्या मानेंगे? मास्टर रिएक्शन। मतलब वही हम लोग को क्या है? मेन रिएक्शन। वही हम लोग को क्या है? मेन रिएक्शन। और जो हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से निकालना है वो कौन सा रिएक्शन के लिए निकालना है? मास्टर रिएक्शन के लिए। मतलब जो मेन क्वेश्चन रहेगा, जो हम लोग को मेन वहां पे रिएक्शंस दिया रहेगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मास्टर रिएक्शन, उसी का क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब क्वेश्चंस में हम लोग को कुछ कुछ मैकेनिज्म दे देगा कि ये जो रिएक्शन है ये डायरेक्टली ऐसे कन्वर्ट होता नहीं है। यहां तक कन्वर्ट होने के लिए उसको बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि यहां पे देख रहे हैं कितने स्टेप से गुजर रहा है? 3 स्टेप से। सबसे पहले देखो यहां पे देखे कि A2 + B2 कर रहे थे हम लोग को, बन जा रहा है 2AB। लेकिन देखो यहां तक कन्वर्ट होने के लिए उसको क्या क्या यहाँ पे पापड़ बेलना पड़ा। सबसे पहले A2 था। क्या था? A2 पहले टूटता है किसमें? A + A में। किसमें जाता है? A + A में। फिर हम लोग को A जो रहता है वो रिएक्शन करता है किसके साथ? B2 के साथ। तो हम लोग को बनाता क्या है? AB और प्लस में क्या चाहिए? B। फिर यहाँ वाला जो हम लोग को A था और क्या था? B। यहाँ से A निकला था, यहाँ से क्या निकला? B। तो ये दोनों आपस में रिएक्शंस करते हैं, तब हम लोग को क्या बनता है? AB। और हम लोग को चाहिए क्या था? AB। क्या बन के रेडी हो गया? तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे A2 और B2 से डायरेक्टली हम लोग को कन्वर्ट नहीं हुआ था। ये हम लोग को 3 प्रोसेस से गुजरा। सबसे पहले A2 से बदला क्या चाहिए? A + A। फिर A जो मिला था उसको B2 के साथ रिएक्शन किए, तब हम लोग को क्या बना? AB बना। और फिर बना क्या चाहिए? B। अब फिर जो A था और B वो आपस में रिएक्शंस करके क्या चाहिए? बनाए AB। तो यही रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए उसको कितने स्टेप से गुजरना पड़ा? 3 स्टेप में। तो यहाँ पे हम लोग को इसी का जो ये मेन रिएक्शन रहता है, इसको कौन सा रिएक्शन से जानते हैं? मास्टर रिएक्शन। और हम लोग को जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना, जैसे रिएक्शन तो बहुत सारा हो गया ना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसका निकालेंगे? तो ये तीनों का नहीं निकालना, बल्कि जो मेन क्वेश्चन में लिखा रहेगा उसी को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हम लोग देख लिए कि जो मास्टर रिएक्शन रहेगा उसी को क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये जो मास्टर रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकालेंगे वो किसके मदद से? 2 यहाँ पे रिएक्शन, 2 टाइप का रिएक्शन से। एक रिएक्शन को बोलेंगे फास्ट रिएक्शन और एक को क्या बोलेंगे? स्लो रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि रिएक्शंस है, रिएक्शंस के बगल में हम लोग को कुछ लिखा हुआ रहेगा। रिएक्शन के बगल में कुछ लिखा हुआ रहेगा। क्या क्या रहेगा? तो हम लोग को या तो फिर वहां पे फास्ट रहेगा या फिर क्या लिखा रहेगा? स्लो रहेगा। तो स्लो के जगह में जो रहता है ना स्लो रिएक्शन, ये स्लो रिएक्शन कुछ और नहीं है, हम लोग इसके बारे में पहले ही जान चुके हैं।
कभी भी अगर क्वेश्चन में स्लो रिएक्शंस लिख दिया तो इसका मतलब समझ जाना कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? एलिमेंट्री रिएक्शन। अच्छा, एलिमेंट्री रिएक्शन से क्या समझते हो? तो सर कोई भी हम लोग को यहाँ पे रिएक्शन दिया रहता था, उसमें अगर बोल देता था कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम लोग कोई भी वो जो रिएक्शंस होता था उसका हम लोग ऑर्डर निकाल सकते थे। क्या ऑर्डर निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिख देते हैं a + 2b, यहाँ से बन जा रहा है हम लोग को प्रोडक्ट। क्या से बन जा रहा है? प्रोडक्ट। और आप यहाँ पे बोल देंगे कि ये जो रिएक्शन है वो फॉलो कर रहा है एलिमेंट्री रिएक्शन को। किसको फॉलो कर रहा है? एलिमेंट्री रिएक्शन को। तो अब बताओ कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा? क्या होगा? 3। क्योंकि सर जैसे इसका रेट लो लिखेंगे तो R = होता था K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, और जो भी इसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही उसका क्या होता था? पावर। इसका हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा? 2। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। यही हो जाएगा क्या चीज? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर हम लोग को क्या रहेगा, जो भी इसका ये जो हम लोग को मास्टर रिएक्शन है इसका जो हम लोग रेट ऑफ मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकालेंगे उसमें जो मेन हम लोग को हेल्प करने वाला है, जिसके थ्रू हम लोग निकालने वाले हैं, वो किसके थ्रू निकालेंगे? स्लो रिएक्शन का। तो जिसके मदद से हम लोग निकालते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे कि देखो ये जो केमिकल रिएक्शन था इसको फॉलो कर मतलब यहाँ तक कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 स्टेप से गुजरना पड़ा। तो ये जो स्टेप रहेगा जिसके मदद से हम लोग निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन को वो जो स्टेप होगा उसी को बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहां पर देखो ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो यहां पे 2 चीज के बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले किसको? मास्टर रिएक्शन। मास्टर रिएक्शन किसको बोलेंगे समझ में आ गया? पहचानने के लिए समझ गए। अब इसी का जो मास्टर रिएक्शन रहेगा उसी का क्या निकालना होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहां पे देखो उसका मैकेनिज्म हम लोग को दिया हुआ रहेगा वेरियस रिएक्शन। मैकेनिज्म हम लोग को हो सकता है 3 स्टेप रहेगा, कभी कभी 4 स्टेप भी रहेगा, 5 स्टेप भी रहेगा, कभी कभी कितना मिलेगा? 2 स्टेप भी रहेगा, लेकिन 1 स्टेप से तो ज्यादा ही रहेगा। क्योंकि मान के चलो एक ही स्टेप रहेगा, क्या उसको कॉम्प्लेक्स बोलेगा? उसको तो फिर एक ही स्टेप में बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ पे वेरियस रिएक्शंस दिया रहेगा तो इसमें 2 तरह का हम लोग को दिया रहेगा। सबसे पहले हम लोग को क्या रहेगा? स्लो स्टेप। और ये जो स्लो स्टेप रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन, या फिर उसी को बोलते हैं स्लो स्टेप, या फिर यहाँ पे सिंगल स्टेप बोल दो। क्या बोलोगे? सिंगल स्टेप, या फिर वहां पे 1 स्टेप रिएक्शन। अरे इसी को ना बोलते थे। तो यही हम लोग को क्या कहलाता है? स्लो स्टेप रिएक्शन। और ये जो स्लो स्टेप लिखा रहेगा वही हम लोग को क्या रहेगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका कहने का मतलब यही वाला जो स्टेप रहेगा इसी की मदद से हम लोग क्या निकालने वाले हैं? उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे फास्ट रिएक्शन का नहीं लिखा हुआ, समझ गए ना कि फास्ट रिएक्शन क्या रहेगा। सो अब देखो हम लोग को होगा क्या कि जब यहाँ से कंपेयर करेंगे मास्टर रिएक्शन और किसका? स्लो रिएक्शन, इसके मदद से इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने जाएंगे तो वहां पे डायरेक्टली नहीं निकलेगा। जैसे इसका तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, लेकिन इसका और इसका मैच करेंगे तो एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। तो उसको मैच करवाने के लिए हमें उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस करना पड़ेगा। कुछ कुछ यहाँ पे कचरा आ जाएगा, उस कचरे को हटाना पड़ेगा, और इसका जो भी हम लोग को कंपोनेंट रहेगा उसी के जैसा इसको हम लोग को रिप्लेस करके लाना पड़ेगा। तो उसको रिप्लेस कौन करेगा? तो उसको रिप्लेस करेगा जो भी फास्ट रिएक्शंस रहेगा वो हम लोग क्या करने में मदद करेगा? उसको रिप्लेस करने में। तो यहां पे समझना कि जो स्लो स्टेप रिएक्शंस रहता है वो तो हम लोग समझ गए कि उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन। उसी की मदद से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालने वाले हैं। उसके बाद ये जो फास्ट रिएक्शंस रहेगा, फास्ट रिएक्शन देखो 2 तरह से वहां पे लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कभी भी जो रिएक्शंस रहेगा अगर इस प्रकार का सैंपल दिया हुआ है उस रिएक्शन में, ये कौन सा सैंपल होता है? इक्विलिब्रियम का। किसका होता है? इक्विलिब्रियम का। कभी भी रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम का साइन दिख गया, याद रखना ये बात को, कभी भी क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम का साइन दिख गया तुरंत वहां पे हम लोग जान जाएंगे कि यही हम लोग को कौन सा रिएक्शन है? फास्ट रिएक्शन। कभी कभी वो गेम खेलेगा, गेम ये खेलेगा कि यहां पे फास्ट रिएक्शन दबे नहीं करेगा। अब हम लोग को आदत लगा हुआ है कि हम लोग क्या देखते हैं? फास्ट रिएक्शन, और किसको देखते हैं? स्लो रिएक्शन। अब देख रहे हैं यहाँ पे फास्ट रिएक्शन है, ये नहीं है, इसका मतलब इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसका भी यूज करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी इक्विलिब्रियम यहाँ पे दिया हुआ है इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा होगा? फास्ट रिएक्शन होगा। एक और गेम करता है, गेम ये करेगा कि इसी को हटा देगा, और हटाने के बाद यहाँ पे दे देगा सिंगल एरो। क्या चीज दे देगा? सिंगल एरो। और यहाँ पे बगल में लिखा क्या है? फास्ट रिएक्शन। अगर वो जानबूझ करके यहाँ पे सिंगल एरो दिया है और बगल में क्या लिखा हुआ है? फास्ट रिएक्शन, तो हम लोग को इतना समझ जाना है कि अगर फास्ट रिएक्शन है तो ये किस चीज में होगा? इक्विलिब्रियम में। क्या चीज में होगा? इक्विलिब्रियम में। तो ये जो सिंगल एरो है, ये सिंगल एरो को हटा करके हम लोग क्या दे देंगे? डबल एरो। अगर सिंगल भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत होने वाला है क्या? नहीं। हम लोग समझ तो जा रहे हैं ना कि फास्ट रिएक्शन मतलब वहां पे क्या होगा? डबल एरो होगा। इसका मतलब क्या होगा? वो इक्विलिब्रियम में।
13 मार्च, अच्छा 14 है, 13 है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो क्या हम लोग क्वेश्चन को पहचानने का तरीका देख लिया ना, क्या क्या दिया रहता है सो। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि सर निकालेंगे कैसे, हम लोग को किस किस स्टेप से गुजरना होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसका सॉल्व करने के लिए। तो हमेशा याद रखना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब भी बोलेगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, तो बताओ कौन सा रिएक्शंस के लिए निकालने के लिए बोला है? स्लो स्टेप के लिए, या तो फिर फास्ट रिएक्शंस के लिए, या फिर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका, क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका। जो रिएक्शन को किस नाम से जान रहे हैं? मास्टर रिएक्शन के नाम से। किस रिएक्शन के नाम से जान रहे हैं? मास्टर रिएक्शन का। तो इसी का हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हम लोग को जो रेट लॉ लिखना है वो किसका लिखना है? मास्टर रिएक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेट लॉ। क्या लिखेंगे? रेट लॉ। अच्छा, रेट लॉ क्यों लिख रहे हैं सर? रेट लॉ नहीं लिखिएगा तो ऑर्डर कैसे पता कीजिएगा? अरे बात को समझ रहे हो कि सर अभी तक हम लोग देखे कभी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑर्डर निकालना है सर, तो ऑर्डर निकालने के लिए हमें रेट लॉ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? रेट लॉ। तभी ना हम लोग को पता चल पाता था। इसका मतलब ये जो मास्टर रिएक्शन है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका रेट लॉ। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम मास्टर रिएक्शन। फ्रॉम मास्टर रिएक्शन से क्या लिखोगे? तो सर हम लोग लिखेंगे रेट लॉ। तो रेट लॉ लिखोगे तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A2 कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज? B2। अब बताओ इसका पावर क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगा? 1 और 2 कितना होगा? x और y। क्यों? क्योंकि सर इसका तो ऑर्डर भी नहीं पता। अगर रहता तो हम लोग निकालते ही क्यों? तो हम लोग को निकालना है, इसका मतलब इसका पता नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x और यहाँ पे क्या लिखेंगे? y। इस केमिकल रिएक्शन को, इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? फिर से सुन लो एक बात, बार बार हम स्टार्ट करने से पहले ही बता दिए कि जितना भी आसानी से तुम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड वाला सीख लिया उतना ही आसान है नहीं है। क्वेश्चन आसान ही, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग के टाइम में। तो हम भी एक ही बार एफर्ट लगाने वाले हैं। जो समझेगा बहुत अच्छा बात, जो नहीं समझेगा फिर वीडियो देखते रह जाना। बात को समझ रहे हो ना? तो अपना टाइम को थोड़ा बचाओ और यहाँ पे थोड़ा सिंसियरली काम करो। हल्ला करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? कि सर जब भी ऐसा रिएक्शंस रहेगा दिया हुआ, इसमें जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेगा, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे और कहाँ से लेंगे? मास्टर रिएक्शन से। उस मास्टर रिएक्शन का क्या लिखेंगे? रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या इतना लिख लोगे? अब हम लोग चलेंगे कहाँ से? तो सर हम लोग को तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस तो निकालना है, और कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालने में जो मदद करेगा वो हम लोग को कौन करेगा? फास्ट रिएक्शन की स्लो रिएक्शन? स्लो रिएक्शन। कौन करेगा? स्लो रिएक्शन। उसी को तो बोल रहे थे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम लोग फिर से चलेंगे कहाँ से? स्लो स्टेप से। कहाँ चलेंगे? स्लो स्टेप। तो फिर यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम स्लो स्टेप रिएक्शन। अब बताओ स्लो स्टेप रिएक्शन से हम लोग रेट लॉ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? रेट लॉ क्या हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू यहाँ पर K। अब इसमें बताओ कंसंट्रेशन क्या क्या है? A है और क्या है? B2। तो यहाँ पर लिखेंगे A और यहाँ पर क्या लिखेंगे? B2। कोई दिक्कत? क्योंकि ये नया रिएक्शन है तो अलग अलग रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट कभी भी सेम होता नहीं है, नहीं उसका रेट ऑफ रिएक्शंस हम लोग को सेम देखने को मिलता है। तो अगर ये अलग रिएक्शन है, ये अलग रिएक्शन है, तो क्या रेट कांस्टेंट सेम लिखेंगे? क्या रेट ऑफ रिएक्शन सेम लिखेंगे? क्या नहीं। तो जब इसको R लिख रहे थे इसको अलग चीज लिखना पड़ेगा, इसको K लिख रहे थे इसको भी कुछ अलग लिखना पड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं इसको R1 और इसको क्या मान लेते हैं? K1। कोई दिक्कत? अब बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? 1-1 होगा। सर हम लोग जान रहे कि स्लो स्टेप, इसका मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन, और एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब उसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ही क्या होता है? उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और इसका भी क्या लिखेंगे? 1। ये हो गया हम लोग को इक्वेशन नंबर सेकेंड। कितना हो गया? इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो इन लोग जो मास्टर रिएक्शंस रहेगा और जो स्लो स्टेप जो रिएक्शंस रहेगा, यही दोनों को क्या करना है? कंपेयर करना है। यही दोनों को क्या करना है? कंपेयर। कहने का मतलब रेट से रेट हम लोग को इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट से कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो रिस्पेक्टिव ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि सर यहाँ पे कांस्टेंट तो ठीक है, कुछ भी रहेगा, लेकिन उन लोग आपस में सेम दिखा देंगे। उसमें कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? कंपेयर। अब यहाँ पे देखो ये जो कंसंट्रेशन दिया रहेगा ना, यहां पर अभी जो कंसंट्रेशन रहेगा ये दोनों को सबसे पहले इक्वल करना पड़ेगा। यहां पर देखो है क्या चीज? A2। यहां पे है क्या चीज?
क्या मैच किया का? अगर मैच नहीं किया तो इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के इक्वल हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिखा? B2, यहाँ पे क्या दिखा? B2। अगर कंसंट्रेशन दोनों जगह सेम है तो इसका जो पावर भी होगा वो पावर क्या हो जाएगा? इक्वल। इसका मतलब हम लोग निकाल रहे हैं इसके लिए ऑर्डर, किसके लिए? मास्टर रिएक्शंस के लिए। तो सर मास्टर रिएक्शन को निकालने के लिए हम लोग को x चाहिए और क्या चीज निकाल लिया? y। तो क्या अभी y बराबर निकल गया? लेकिन क्या x बराबर निकला क्या? अब हम लोग को निकालना है इसी के मदद से, किसके मदद से? स्लो स्टेप रिएक्शंस की मदद से। लेकिन सर जब ये दोनों को आपस में कंपेयर किए ना तो B2 तो कंपेयर हो गया, लेकिन A2 और A में कंपेयर हुआ नहीं। तो अब हम लोग को क्या करना है? जो मैच नहीं किया इसी को कहीं से रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा? A2। क्या चलाना पड़ेगा? A2। अगर इसको हटा करके A2 ला लिए तो इसका पावर जो भी होगा, चाहे वो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे वो फ्रैक्शन में कुछ भी हो, तो वही कंपेयर करके क्या बता देंगे? x का वैल्यू। तो अब जो मेन मकसद है वो क्या करना है? A को रिप्लेस करना। A को क्या करना? रिप्लेस करना। अब यहाँ पे समझो, मास्टर रिएक्शन का निकालना था, स्लो स्टेप क्यों दिया था? स्लो स्टेप इसलिए दिया था क्योंकि इसी के मदद से हम लोग क्या निकालने वाले हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जब इसके मदद से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने गए तो यहाँ पे कुछ कुछ मैच नहीं करता है, जैसे कि अभी A मैच नहीं किया। अब इसी को रिप्लेस करके अभी क्या लाएंगे हम लोग? A2 लाएंगे। अब A2 को लाएंगे तो वो किसके मदद से? तो उसको लाने के लिए हम लोग के पास क्या दिया रहेगा? फास्ट रिएक्शन। और फास्ट रिएक्शन दिया क्या चीज है? इक्विलिब्रियम में। क्या चीज दिया हुआ है? इक्विलिब्रियम में। तो इन लोग के लिए रेट लॉ नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या निकालेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे कि अब यहाँ पे समझते जाना थोड़ा सा पहले, जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसको भी कैसे ही दिखाते थे, लेकिन बस यहाँ पे शर्त रहता था कैसे ही दिखा देते थे। अब यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन जो यहाँ पे लिखते थे वो किस प्रकार से लिखते थे, या फिर मान के चलो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे वो कैसे लिखते थे? तो सर ऊपर भी कंसंट्रेशन, नीचे भी क्या होता था? कंसंट्रेशन। लेकिन ऊपर जो होता था वो प्रोडक्ट का होता था। किसका होता था? प्रोडक्ट का। और नीचे किसका होता था? रिएक्टेंट का। अरे यही होता था कि नहीं होता था? इसका मतलब अगर हम लोग लिखना चाहें ऊपर वाला के लिए रेट, मतलब कि क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हम लोग को क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ क्या चाहिए? ए। इसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका पावर में हो जाता था, तो अभी कितना कितना है? 1 और 1। बताओ रिएक्टेंट क्या चाहिए? रिएक्टेंट हम लोग को दिखा A2, यहाँ पर क्या लिखेंगे? A2। बताओ इसका पावर कितना होगा? 1 होगा। तो क्या इस प्रकार से हम लोग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको लिख लेंगे ना? उसी प्रकार से क्या इसका लिख लेंगे? अरे लिख लेंगे ना। अब देखो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तभी हम लोग वहां पे टच करेंगे जहां पे हम लोग को मिलना चाहिए क्या चीज? ए। जैसे मान के चलो हम लोग इस रिएक्शन को टच करने गए, किसको? स्टार्टिंग वाला फास्ट रिएक्शन को। क्या इस रिएक्शन में कहीं भी ए दिख रहा है? अरे ए दिख रहा। अब मान के चलो ए बराबर हम लोग को पुट करना है, तो ए बराबर वहां पर भी तो रहना चाहिए, तभी ना ए के बराबर कुछ आएगा तो उसको फिर यहाँ पे पुट करेंगे। चलो इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे अगर ए बिठाएंगे ना सर, तो इसके रिएक्शंस की मदद से हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा बताओ इसके मदद से भी चलेंगे तो क्या ए नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका मतलब सर इसमें भी ए दिखा और यहाँ पर भी क्या दिखा? ए। अब शर्त है कि इसको लेंगे कि इसको लेंगे। अब उसको कंडीशन को पहचानेंगे कैसे? तो अब यहाँ पे गौर से देखना कि हमें चाहिए क्या क्या? A2 चाहिए और क्या चाहिए? B2। A2 और B2 के अलावा कोई और रहना चाहिए क्या? नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो। अरे देखो इसको फर्स्ट वाले रिएक्शन में अगर A वाला की जगह हम बिठा तो लेंगे, लेकिन आएगा क्या चीज उसमें? A2। A और क्या चाह रहा? A2। A तो हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, आएगा क्या चीज? A2। इसका मतलब अगर इस रिएक्शन में हम लोग A2 लाते हैं तो क्या मैच कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? इसका मतलब इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन के लिए चलेंगे तब अगर ए को बिठाएंगे तो हम लोग को आएगा क्या चीज? ए बी। क्या ए बी कहीं दिखा? कोई काम देगा? अगर मान के चलो ए बी आ भी गया तो क्या बी आएगा? तो क्या बी भी कहीं यूज हो रहा है क्या? क्योंकि हम लोग को चाहिए A2 और B2, ना कि ए बी और ना ही हम लोग को बी। क्या उसका जरूरत है क्या? इसका मतलब ये वाला यूज करने वाले हैं क्या? नहीं। तो हम लोग कौन सा इक्वेशन को यूज करेंगे? फर्स्ट को। तो हम लोग चलेंगे कहां से? फर्स्ट वाला से। फ्रॉम केमिकल रिएक्शन या फिर इक्विलिब्रियम रिएक्शन, चलो वही लिख देते हैं। फ्रॉम इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लोग को क्या चीज दिया हुआ था? A2 है, A2 से बन क्या रहा था?
ए प्लस क्या बना, ए बना। अब इसी के लिए जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, के लिखना पड़ेगा, अरे लिखना पड़ेगा ना। अब बताओ के बराबर क्या लिखोगे, तो यहाँ पर लिखते हैं सर प्रोडक्ट का क्या चीज, कंसंट्रेशन, तो ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा ए, इसका पावर 1, इसका भी पावर 1। नीचे क्या होता है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है, A2, तो यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A2, इसका पावर कितना 1। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पर भी के, यहाँ पर भी के, यहाँ पर भी के, तो क्या सभी का रेट कांस्टेंट हम लोग को क्या सेम रहेगा क्या, तो इसको माने है के, तो इसको माने है K1, तो इसको भी कुछ अलग मानना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं हम लोग K2, क्या मान लेते हैं K2। अब यहाँ पे बताओ किसका वैल्यू निकालना था, ए का ही तो चेंज करना है, तो जिसको चेंज करना है उसी को यहाँ से क्या करेंगे, निकालेंगे वैल्यू। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझते जाना, अगर यहाँ पे चलेंगे K2 इज इक्वल टू, तो इसका कंसंट्रेशन देखो दोनों का बेस सेम है, अरे बेस सेम है ना, इसका मतलब इसका पावर आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए का कंसंट्रेशन का पावर कितना हो जाएगा 2, और नीचे क्या हो जाएगा A2, इसका पावर कितना 1 लिखो या ना लिखो को फर्क नहीं पड़ता। निकालना किसका वैल्यू है, ए का, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा सर K2 और इनटू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज A2, होगा कि नहीं होगा। अरे इसको बराबर निकाले तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, क्या इनटू आ गया। अब देखो क्या हम लोग को ए स्क्वायर हम लोग को निकालना था, क्या सिर्फ ए का पावर 1 निकालना था, तो हम लोग यहाँ पे ए का पावर 1 निकालेंगे, मतलब ये स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा। और इतना तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10 से भी, कि कभी भी ऐसा रहता था कि एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर लिखते थे 2, कैसे आता था, इतना तो समझ में आ गया होगा कि सर इधर रूट मतलब कि स्क्वायर रहता था, इधर जाता है तो अंडर रूट बन जाता है, अरे यही ना होता है। और अगर अंडर रूट को इधर भेजते तो वो किस में बदल जाता है, स्क्वायर में। 10th क्लास मैट्रिक फेल होगा तो फिर जाके पढ़ लेना। तो यहाँ पे देखो कि a बराबर अगर निकालने जाएंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, तो ये जो अंडर रूट है वो सभी में लगेगा, तो सभी में लगेगा, तो इसका मतलब सर यहाँ पे जो K2 है, K2 का भी पावर 1/2 हो जाएगा। देखो रूट के बदला हम लोग क्या लिखते हैं 1/2। अब यहाँ पे इनटू यहाँ पर हो जाएगा A2 का पावर कितना हो जाएगा 1/2। अभी तक किसी को कोई दुख तकलीफ तो बोलो। सबसे पहले भी हम लोग क्या किए सर, रिएक्शन को ध्यान से देखें। अब जो भी मेन रिएक्शन रहता है उसको मानते हैं मास्टर रिएक्शन, क्या लिखते हैं मास्टर रिएक्शन। उसी को क्या निकालना होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग चलते, अच्छा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, तो रेट लॉ लिखना पड़ेगा। तो हम लोग इसी का क्या लिखते हैं, रेट लॉ। तो हम लोग चले फ्रॉम मास्टर रिएक्शन, तो रेट लॉ के अनुसार चले, तो ये चीज लिख लिए। हम लोग को नहीं पता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या मान लिए एक्स और वाई। अभी हम लोग को निकालना क्या है, उसी का वैल्यू। अब इसको निकालने का में जो मदद करेगा वो कौन करेगा, स्लो स्टेप रिएक्शन, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो हम लोग इसी के मदद से चलेंगे, तो हम लोग को जहां पे स्लो रिएक्शन लिखा रहेगा वही क्या रहेगा, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यहां से पकड़े, इससे हम लोग क्या चलेंगे, रेट लो लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे रेट लो लिखे तो इसका रेट और इसका रेट अलग अलग होगा। तो यहाँ पे R लिए तो यहाँ पे क्या लेंगे, अलग चीज, तो यहाँ पे R1 और क्या ले लिए K1। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन को देखना है कि आपस में अगर कंसंट्रेशन मैच कर गया तो उसका पावर आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बात को समझ रहे हो, ऐसा कंपेयर किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे B2 था, यहाँ पर भी B2, यहाँ पर A2 है, यहाँ पर क्या है A। तो यहाँ पे ये दोनों तो सेम हो गया, सेम हो गया, तो इसका पावर भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब y का वैल्यू तो निकल जाएगा, लेकिन क्या x का वैल्यू निकलेगा क्या, नहीं। तो जिसका वैल्यू नहीं निकल रहा है फिर उसको रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, रिप्लेस। अब उसको रिप्लेस करके क्या लाएंगे, A2, क्या लाएंगे A2। अब A2 कैसे आएगा, तो यहाँ पे हम लोग को जो रिएक्शंस रहेगा वहां पे फास्ट रिएक्शन से लिखा हुआ रहेगा, क्या चीज लिखा रहेगा, फास्ट रिएक्शन, या फिर नहीं भी लिखा रहेगा तो इक्विलिब्रियम दिया रहेगा। अब वही केमिकल इक्विलिब्रियम वाला जो रिएक्शन रहेगा उसका यूज करके निकालना पड़ेगा क्या चीज, जो हम लोग को चाहिए। बात को समझ रहे हो। तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे थे, इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी। तो ऐसा नहीं कि ए है तो ए देख करके उसको उठा लेंगे, नहीं। अब देखना कि अगर ए के जगह में बैठाएंगे तो उसके जगह और भी क्या क्या हम लोग को साइड प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर ए वाला को देख करके चल गया, मिला क्या चीज, A2 हमारा काम का चीज है कि नहीं है तो उसको यूज करेंगे। लेकिन वही यहाँ पर गए ए को देख करके, तो ए के जगह में क्या क्या आएगा, बी आएगा क्या चीज, AB। क्या उसका कहीं भी यूज है क्या, नहीं। तो जिसका यूज नहीं रहेगा वो रिएक्शंस को हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग चल दिए वहां पे कहाँ, स्टेप नंबर 1 से। तो हम लोग जैसे गए इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन वाला, A2 से हम लोग जा रहा था A + A वाला। तो यहाँ से हम लोग गए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे, तो इस प्रकार से हुआ। यहाँ से किसका वैल्यू निकाल लिए, A का। अभी तक कोई दिक्कत। अब चूंकि हम लोग को A का वैल्यू निकल गया, तो क्या आप पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, अरे पुट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्या ये वाला लिख लिए थे। 2 मिनट का टाइम देते हैं, इसको जल्दी से उतार लो। देखो अब यहाँ तक तो हम लोग काम कर लिए। अभी तक क्या किए, जो हम लोग को घट रहा था वो हम लोग ला लिए,
अरे लाए ना रिप्लेस करके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए का वैल्यू था उसको रिप्लेस करके क्या लाना था, A2। तो हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू किसका, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इन किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। कोई दिक्कत? तो जैसे हम लोग जाएंगे तो इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है, ये वाला। तो यहाँ पर चले तो हम लोग को था R1 इज इक्वल टू था क्या चीज, K1। ए के जगह में हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, इतना सारा। तो इसका मतलब सर यहाँ पर जो ए है ना, ए के जगह हम लोग पुट कर रहे हैं क्या चीज, तो यहाँ पर है सर K2 का पावर कितना 1/2 इंटू यहाँ पर क्या लिख रहे हैं A2, और A2 का पावर कितना है 1/2। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ए के जगह में बिठाएं, अब देखो इसका पावर कितना था 1, तो अभी भी इसका पावर क्या होगा 1। अरे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। अब यहाँ पे देखो B2, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, कंसंट्रेशन ऑफ B2, इसका पावर कितना 1। अब इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं। R1 इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी क्या चीज है कांस्टेंट, तो एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा K1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा K2, इसका पावर कितना 1/2। यहाँ हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A, इसका पावर कितना 1/2। फिर यहाँ, हाँ यहाँ पे A2 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा क्या चीज B2, इसका पावर कितना 1। अब चूंकि देखो ये तो दोनों मिला करके कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट मिलेगा क्या चीज, कांस्टेंट ही मिलेगा। तब ये दोनों को मिला करके एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं। तो एक नया कांस्टेंट जो होगा उसको मान लेते हैं K'। कोई दिक्कत होगा क्या, क्या मान लेते हैं K', और नहीं तो मन कर रहा है चलो K3 लिख लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? तो K3 इंटू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A2, इसका पावर 1/2। यहाँ पे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ B2, इसका पावर 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो जिसको हम लोग को जरूरत था, किसका जरूरत था, मास्टर रिएक्शन। अब इसका वाला पूरा रेट लो को देखो, और यहाँ जो रेट लो लिखे उसको देखो कि दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी A2, यहाँ पर भी A2, यहाँ पर B2, यहाँ पर भी B2। क्या कोई यहाँ पे आलतू फालतू नहीं ना आया है? अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड किसको 3 को, तो हम लोग क्या मिलेगा, तो सर यहां से मिलेगा कि x बराबर कितना मिल जाएगा 1/2 मिलेगा, और y बराबर कितना निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। क्लियर है? अगर इतना हम लोग को निकल गया तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होगा, क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा तो वो हम लोग को कितना हो जाएगा, तो सर 1/2 और प्लस में कितना 1, तो हम लोग को हो जाएगा सर 3/2। कोई दिक्कत हुआ क्या? तो इस प्रकार से हम लोग को क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। क्या बात समझ में आया? तो एक बार जल्दी से इसको लिख लो, उसके बाद एक क्वेश्चन और बता लेंगे जल्दी जल्दी, अभी उसको भी थोड़ा माइंड चलेगा, उसके बाद एक खुद से बनाना। चलो इतना लिख लो। देखो ये क्वेश्चंस उतना भी मुश्किल नहीं है, जैसे उसको समझ गए उसी प्रकार से ये भी हम लोग को बन जाएगा। ठीक है, क्या प्रोसेस याद है कि कैसे कैसे हम लोग करते थे सब, कि भूल गए सब? सबसे पहले सर हम लोग सॉल्यूशन लिखते थे। क्या करते थे, सॉल्यूशन लिखते थे। अब देखो एक एक करके समझते जाना कि सर जब भी हम लोग इस प्रकार से रहते हैं, जैसे देखेंगे 2-3 को रिएक्शन तुरंत समझ जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाला है। तो जैसे रहेगा उसका मेन रिएक्शन, उसी को बोलते हैं मास्टर रिएक्शन। तो हम लोग चलेंगे फ्रॉम मास्टर रिएक्शन। कहाँ से चलेंगे, फ्रॉम मास्टर रिएक्शन। मास्टर रिएक्शन से चलेंगे तो वहां से जो रेट होगा वो रेट कैसे लिखेंगे हम लोग, के कंसंट्रेशन ऑफ किसका CO, फिर कंसंट्रेशन किसका Cl2, इन लोग का पावर कितना हो जाएगा, यहां लिखेंगे x, इसका क्या लिखेंगे y। इस इक्वेशन को कितना मानेंगे, फर्स्ट। अब बताओ जो मास्टर रिएक्शन होता है उसका ऑर्डर कौन बताता है, स्लो स्टेप, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन। अब बताओ यहाँ पे स्लो स्टेप वाला कौन होगा, थर्ड वाला, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्लो। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें सिर्फ इक्विलिब्रियम दिया, क्या यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, तो हम लोग जान गए कि यही क्या होगा, फास्ट होगा। क्या ये सब समझ में आ जाता है ना, इसीलिए प्रवचन दे दिया पहले है सारा कुछ। अब देखो हम लोग चलेंगे कहाँ से, फ्रॉम
स्लो रिएक्शन। कहाँ चलेंगे? स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन से चलेंगे तो अब बताओ क्या लिखेंगे? R1 इज इक्वल्स टू लिखेंगे K1, फिर यहाँ पे बताओ कंसंट्रेशन किसका? कहाँ है तुम लोग का ध्यान? क्या लिखेंगे यहाँ पे? CO लिखेंगे, क्योंकि सर हम लोग को थर्ड वाला चल रहे थे। यहाँ पे क्या है? COCl और क्या है? Cl2। तो यहाँ पे लिखेंगे COCl2 और क्या लिखेंगे? Cl2 लिखेंगे। क्या ये लिखेंगे? अब बताओ इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सर इसके रिस्पेक्ट में भी 1 और इसके रिस्पेक्ट में भी 1, तो यहाँ पे दिखा देंगे आराम से। इस इक्वेशन को क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर 2। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि यही दोनों को कंपेयर करने से आंसर पर लिखते हैं। अब बताओ यहाँ पे है क्या चीज? Cl2। इसमें भी क्या Cl2 दिखा? दिख गया। मतलब y का पावर कितना हो जाएगा हम लोग को? 1। लेकिन यहाँ पे देखो है क्या चीज? CO, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? COCl2। क्या हमें COCl2 की जरूरत है क्या? तो इसको हटाना पड़ेगा। अब हटाएंगे तो हटाने के लिए हमारे पास रिएक्शन 2 है। अब दोनों में से बताओ कि इसको यूज करेंगे कि इसको यूज करेंगे? अगर हम लोग इसमें चलेंगे, क्या चीज? अच्छा यहाँ पे ना, चलो तो अगर हम लोग चलते हैं फर्स्ट वाला में, तो यहाँ पे देखो COCl तो है ही नहीं, तो किसको रिप्लेस करेंगे? वो रहेगा तब तो। इसका मतलब ये नहीं यूज होगा, बल्कि कौन यूज होगा? सेकेंड वाला, क्योंकि यहाँ पे COCl रहेगा तभी तो आएगा। अब रहा बात कि जैसे इसको यूज करेंगे तो हम लोग को आएगा CO और क्या आएगा? Cl। क्या हम लोग को CO की जरूरत था? दिख गया यहाँ पे CO, लेकिन साथ साथ में कौन चीज लेके आ जाएगा? Cl। अब बताओ Cl तो हम लोग को एक्स्ट्रा आ जाएगा। अभी क्या ये Cl को हटा सकते हैं? तो बिल्कुल। अगर फिर से हम लोग इस रिएक्शन में चलेंगे तो Cl को जैसे लेंगे ना तो हम लोग को कौन आ जाएगा? Cl2। क्या हम लोग को Cl2 का भी जरूरत था? इसका मतलब अगर इसका यूज कर भी लेंगे तो ये जो Cl हम लोग को एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो फिर से तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, और रिप्लेस करेंगे इसके माध्यम से तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? Cl2। तो सारा कहानी खत्म हो जाएगा, फिर मैच हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग स्टेप में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ से चलेंगे? फ्रॉम इक्विलिब्रियम रिएक्शन। रोकिएगा क्या? रोकना पड़ेगा। रोक दीजिए, सब आ जाएगा वीडियो का। देखो अब ध्यान से समझते जाना। अभी तक हम लोग क्या देखे? तो हम लोग स्लो स्टेप से गए थे। तो स्लो स्टेप में जैसे गए तो यहाँ पे फिर देखें मैच करके मास्टर रिएक्शन का, तो यहाँ पे Cl2 से Cl2 तो मिल गया, लेकिन CO की जगह में क्या है? COCl। अब इसको रिप्लेस करने गए, तो रिप्लेस करने के लिए फर्स्ट वाला और थर्ड वाला हम लोग मतलब सेकेंड वाला रिएक्शन को देखने गए। तो फर्स्ट वाला हम गए तो यहाँ पे हम लोग को क्या है? Cl, और यहाँ पे क्या है? Cl2। और हमें हटाना किसको है? COCl। तो जिसको हटाना उसको यहाँ पे कम से कम शामिल तो होना पड़ेगा ना, जो कि हम लोग यहाँ पे है ही नहीं। है किस में? सेकेंड में। अब इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन है तो मजबूरन किसको उठाना पड़ेगा? सेकेंड को ही उठाना पड़ेगा। तो हम लोग चले फ्रॉम इक्विलिब्रियम रिएक्शन। कौन है हम लोग को दिया हुआ? तो Cl प्लस CO से बन क्या रहा हम लोग को? COCl बन रहा है। क्लियर है? अब यहीं से जब हम लोग रेट कांस्टेंट मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं, चूंकि यहाँ पे R और R1 ले चुके हैं मतलब K1, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? K2। तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? COCl। इसका पावर कितना? 1। नीचे क्या लिखेंगे? Cl इसका पावर 1, फिर लिखेंगे CO इसका पावर क्या चाहिए? 1। क्लियर है ना? ये सब कैसे लिखते समझ में आया है ना? अब यहाँ से हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है? COCl का, क्योंकि उसी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं COCl का, तो ये हो जाएगा COCl इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl इंटू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ CO। अब देखो हम लोग को क्या हो गया कि ये जो COCl है उसको कहाँ बिठाएंगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू किसका? ऑफ COCl इन इक्वेशन सेकेंड में। तो जैसे हम लोग चलेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा? R1 इज इक्वल्स टू K1। इसी की जगह हम पुट करेंगे, इसकी जगह हम कितना पुट करना पड़ेगा? ये सारा कुछ। तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा क्या चाहिए? K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl कंसंट्रेशन ऑफ CO। तो ये खत्म हो गया। अब बताओ COCl के ऊपर पावर में कितना था? 1। तो अभी भी क्या हो जाएगा? 1। अब बताओ बगल में क्या है? Cl2। अब इसको अच्छा से लिख लेते हैं। R1 इज इक्वल टू हो जाएगा K1, यहाँ पे इंटू हो जाएगा क्या चाहिए?
K2 इंटू ये हो जाएगा हम लोग को कंसंट्रेशन ऑफ Cl, यहाँ हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CO, कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज Cl2। तो कभी भी ऐसा मत करना कि सर यहाँ पे देखें इसका पावर 1 है, इसका भी पावर कितना है 1, इसका भी पावर 1। तो ऐसी गलती मत करना कि सर यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पर भी Cl2, मतलब y बराबर कितना 1। फिर उसी तरह से CO का कितना है पावर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। इतना कंपेयर करके निकल मत जाना है, देखना है कि पूरा यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है सभी का सभी मैच करना चाहिए इसके साथ। तो यहाँ पे 2 को तो मैच कर गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा कौन आ गया Cl, जो कि Cl की जरूरत है क्या नहीं। अब Cl को हटाना है। अब तो Cl को हटाएंगे कहाँ से, अब जहाँ पे Cl होगा तो जैसे कि इसको फिर से यूज करेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे Cl दिख भी नहीं रहा है। तो किसका यूज करेंगे हम लोग, फर्स्ट को, क्योंकि जैसे Cl के जगह में पुट करेंगे तो हम लोग को निकलेगा क्या चीज Cl2, और Cl2 हम लोग के लिए जरूरत भी है, जो कि काम बन जाएगा। तो हम लोग अब फिर कहाँ से चलेंगे, फ्रॉम इक्विलिब्रियम रिएक्शन। कौन सा इक्विलिब्रियम रिएक्शन से चल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग चलते हैं Cl2, यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज 2Cl। इसके लिए जैसे हम लोग चलेंगे, देखो K2 तक हम लोग जा चुके थे, गए थे ना, अब क्या चीज मान लेते हैं K3, तो K3 इज इक्वल टू जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Cl और नीचे क्या हो जाएगा Cl2। अब बताओ कि Cl का पावर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि इसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, इसका कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत, वैल्यू किसका निकालना हम लोग को Cl का। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा सर Cl कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग को क्या चाहिए K3 इंटू में क्या चाहिए Cl2 हो जाएगा, इसका पावर 1। क्या हम लोग को हम लोग पूरा Cl ही निकाल लेते हैं ना, है कि नहीं। चलो Cl बराबर जाओगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा K3 इसका पावर 1/2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl2 इसका भी पावर कितना 1/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताओ Cl का वैल्यू निकल गया। अब इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर कितना 3rd। अब इसका जो Cl है उसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3rd में। तो ये सब तो लिख ही लिए होगे। देखो अब यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू किसका बिठाएंगे Cl का इन इक्वेशन किसमें 3rd में, किसमें बिठाएंगे 3rd में। तो हम लोग को क्या हो जाएगा R1 इज इक्वल टू पहले से क्या था K1 इंटू क्या था K2। अब यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ Cl उसी के जगह हम कितना बिठाएंगे इतना, तो हम लोग को हो जाएगा सर यहाँ पे K3 इसका पावर 1/2 इंटू कंसंट्रेशन क्या चीज Cl2 इसका पावर कितना है 1/2। तो ये तो किसके जगह में बिठा है Cl के जगह में। अब इसका पावर 1 था तो 1 ही रह जाएगा। अब इधर बगल में कितना था CO था और क्या था हम लोग का Cl2 था। कोई दिक्कत है क्या, इन लोग का भी पावर 1 है। अब इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। R1 इज इक्वल टू हो जाएगा K1 इंटू क्या चीज K2 इंटू क्या हो जाएगा K3 इसका पावर कितना 1/2। अब यहाँ फिर चलेंगे तो ये हो जाएगा Cl2 इसका पावर कितना 1/2। यहाँ देख रहे हैं तो है CO इसका पावर कितना 1, इसका फिर देख रहे हैं Cl2 इसका पावर 1। क्या ये दोनों सेम है और सेम है तो उसका पावर भी जुड़ेगा। तो हम लोग एक टर्म में लिख लेते हैं यहाँ पर कि R1 इज इक्वल टू हो जाएगा K1 इंटू K2 इंटू क्या चीज K3 1/2। यहाँ से लिखेंगे तो सर हम लोग को हो जाएगा CO का पावर कितना 1 और यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे कि Cl2। अब बताओ 1/2 प्लस 1 प्लस 1 होता है कितना 3/2। तो डायरेक्टली हम लोग कितना लिख दे 3/2। अब यहाँ पे देखो इस सभी का सभी क्या है कांस्टेंट, अरे सभी तो कांस्टेंट है ना, तो उसको एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेंगे कि R1 इज इक्वल टू K3 तक मान चुके थे, क्या मान लो K4। अब यहाँ पे लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ CO इसका पावर 1 और यहाँ से हो जाएगा Cl2 इसका पावर कितना 3/2। अब यहाँ पे करेंगे ऑन कंपेयरिंग किससे किसके साथ इक्वेशन 1 एंड किससे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो अब बताओ कि यहाँ पर चल रहे थे 1 में, तो देखो R से R आ गया, यहाँ पे कांस्टेंट से कांस्टेंट, कंसंट्रेशन मैच कर गया, कंसंट्रेशन मैच कर गया। हुआ कि नहीं हुआ, क्या आलतू फालतू कुछ हुआ क्या, नहीं। अगर रहता फिर उसको रिप्लेस करते। अब बताओ CO के पावर x था, तब बताओ CO का पावर कितना है 1, मतलब जो x का पावर है वो कितना हो गया हम लोग को 1। उसी प्रकार से जो y है y का वैल्यू कितना हो गया 3/2। तो क्या हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि जो x बराबर है वो कितना आ गया 1
और हम लोग को जो y बराबर है वो कितना आ गया 3/2। अगर इतना बोल दिया है तब बता, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली ये भी बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे सर 1 + 3/2 = 5 कितना होगा 2। क्या कोई दिक्कत? क्वेश्चन में हम लोग को लिखा था रेट लिखने बोला था, क्या चीज लिखने बोला था? रेट। तो जैसे हम लोग रेट चलेंगे मास्टर रिएक्शन का, तो हम लोग लिख रहे थे क्या चीज K, और यहाँ पर लिख रहे थे CO, और यहाँ पर क्या था हम लोग को Cl2 था। तब क्या, अरे ऑर्डर तो पता चल ही गया था, तो क्या सभी का पुट करके लिख देंगे ना, कोई दिक्कत होगा क्या? तो कुल मिलाकर के बोलो, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाले तो सब कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसी में हम एक क्वेश्चन और मर्ज कर देते हैं। मर्ज ये कर देते हैं कि अब बताओ K का यूनिट क्या होगा। रेट कांस्टेंट का कुछ तो यूनिट होगा ना, बताओ तो इसका यूनिट क्या होगा। सो सब खा गया। अरे यार, मोल होता है, मोल का पावर 1 - n होता है, लीटर होता है n-1, और यहाँ पे पर सेकेंड होता था। मोल लिखेंगे फिर से। अब इसका पावर देखो 1 - n, n कितना हो गया अभी 5/2 हो गया। फिर यहाँ से लीटर, यहाँ पे कितना लिखेंगे 5/2 - 1, यहाँ से हो गया पर सेकेंड। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा। सो मोल हो गया, यहाँ जैसे कहेंगे 2, वहाँ से -3 हो जाएगा, मतलब -3/2, और इसमें लीटर में हो जाएगा प्लस में 3/2, और यहाँ पे क्या चीज पर सेकेंड। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? देखो इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। अब बताओ क्या डिफिकल्ट, देखने में तो बहुत लंबा बनता है, लेकिन प्रोसेस देखो आसान होता है कि नहीं होता। अगर ये प्रोसेस को सारा कुछ समझ गए हो तो जल्दी इसको लिख लो, उसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं, उसको खुद से बना के देखो। चलो अच्छा, अब ये क्वेश्चंस को देख लो कैसे सॉल्व करना था। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को बात करेंगे बाद में। देखो क्वेश्चंस क्या बोला है। सो कभी कभी क्या होता है ना कि इस प्रकार का क्वेश्चन दे करके ऑप्शंस भी यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और ऑप्शंस दिया रहेगा, उसके लिए देखो क्या क्या वो कहानी लिखेगा। सो जैसे ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन के जगह हम लोग को बोल देगा इसका कांस्टेंट। जैसे इसको मान लेगा K1, इसको मान लेगा K2, इसको क्या मान लेगा K3, मतलब रेट कांस्टेंट जो हम लोग निकालते हैं या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका वैल्यू यहाँ पर दे देगा, और उसी के अनुसार लास्ट में बोल देगा कि रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन में यहाँ पर लिख देगा बहुत सारा, मतलब 4 को लिखा रहेगा, उसी में चूज करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ज़्यादा डरना नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग इसी तरह से रहने देते हैं, इसको K1, K2 और इसको क्या चाहिए K3, और उसी प्रकार से हम लोग लेते भी थे। अब मान के चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम लोग चलते हैं मास्टर रिएक्शन से। देखो अब लैंग्वेज पूरा अच्छा सीरीज करके हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, तुम लोग को पता है ना कि अरेंज कैसे कैसे करना है। सब तब शॉर्टकट में यहाँ पे मतलब कि सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो मास्टर रिएक्शन से चलेंगे तो हम लोग R बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा K, कंसंट्रेशन किसका NO हो जाएगा, फिर उसी तरह से किसका हो जाएगा O2 का। इसका पावर बताओ x y, इसको इक्वेशन कितना मानेंगे 1। कोई दिक्कत है क्या? उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे कहाँ से, तो हम लोग लिखेंगे स्लो रिएक्शन से। कहाँ से चलेंगे? स्लो रिएक्शन। देखो ये सब स्टेटमेंट लिखने का तरीका बता दिए हैं, उतना नहीं लिखने वाले, ठीक है। स्लो रिएक्शन से चलते हैं तो हम लोग को नया रेट R1 = क्या हो जाएगा K1 = अच्छा इसी को मान लो K1 K1, अरे K1 मान रहे तो K1 ले लो, या फिर छोड़ो इसको मान लेते हैं K, इसको मान लेते हैं क्या चाहिए K1, और इसको क्या मान लेते हैं K2। चलो तो यहाँ पर हो जाएगा K1, और यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन किसका हो जाएगा, कहाँ पे, नहीं यहाँ पे थर्ड में, अच्छा इसमें, अच्छा हाँ चलो K2, या फिर ऐसा ही मान लो, इसी को K1 मान लो, और इसको मान लो क्या चाहिए K2। कोई गड़बड़ नहीं है, बस खाली बता रहे हैं कि इस प्रकार से अगर दिया रहेगा तो उसी के अनुसार ऑप्शन भी दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लिए K1। अब बताओ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा N2O2 हो जाएगा, और क्या है O2। अब बताओ इसका पावर कितना है 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो मैच करो, O2 से O2 मिल गया, लेकिन NO है यहाँ पे क्या है N2O2, इसको रिप्लेस करना है। अब इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे 2। अब चलेंगे हम लोग कहाँ से, तो हम लोग चलेंगे फास्ट रिएक्शन से, अरे वहीं चलेंगे। तो हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर फास्ट रिएक्शन से। कैसे लिखते हैं समझ में आ गया होगा तुम लोग को, अरे बता रखे हैं ना। अब फास्ट रिएक्शन से चलेंगे तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 = क्या हो जाएगा, तो हम लोग को हो जाएगा N2O2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा
कंसंट्रेशन ऑफ NO और क्या हो जाएगा NO। क्या यही होगा कि नहीं होगा? इसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था 1, इन लोग का भी कितना था 1 1, तो पावर भी वही हो जाएगा। अब देखो हम लोग को निकालना किसका वैल्यू था N2O2 का, मतलब इसका वैल्यू। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग N2O2 का कंसंट्रेशन बराबर, तो हम लोग को क्या हो जाएगा K2 इंटू, इन लोग भी चल जाएगा। अच्छा देखो ये दोनों सेम ही चीज है, 1 1 कितना 2, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि NO का पावर कितना होगा 2। कोई दिक्कत हुआ क्या? अब यहाँ पे वैल्यू आ गया तो यहाँ पे डायरेक्टली तुम लोग जान रहे हैं क्या लिखने वाले हैं सब, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फलना किसमें, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो जैसे हम लोग चलेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा R1 इज इक्वल्स टू K1, इसी जगह हम बिठाएंगे इतना सारा, तो हम लोग को हो जाएगा क्या चीज K2 कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज NO, यहाँ पे पावर 2। कोई दिक्कत? अब बताओ इसका पावर कितना था 1, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे है क्या चीज O2। अब इसको सॉल्व कर लो, R1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा K1, यहाँ पर कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि 1 है यहाँ पे, तो हम लोग हो जाएगा क्या चीज K2, फिर यहाँ से लिखेंगे NO, इसका पावर कितना 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा O2। अब देखो ये दोनों मिलकर के कांस्टेंट ही है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पर क्या चीज K3, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज कंसंट्रेशन ऑफ NO2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा O2, इसका पावर 1। क्या यहाँ पे मास्टर रिएक्शन से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या सारा कुछ मिल जा रहा है? अगर मिल जा रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज ऑन कंपेयरिंग, समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं तो हम लोग को जो x बराबर आ गया वो कितना आ गया 2, और वही जब हम लोग y के बराबर बोल रहे हैं तो 1। अगर ये दोनों निकल गया तो यहाँ से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 3। अगर ये समझ में आ गया तो जो रेट था मास्टर रिएक्शन का उसका लिखने समझ जाएंगे। तो हम लोग कभी भी अगर बोलेगा कि रेट एक्सप्रेशन क्या होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू K, क्या लिखा करते थे यहाँ पर NO लिखते थे, इसका पावर क्या था x बराबर कितना आ गया था 2, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। फिर उसी तरह यहाँ पे क्या है O2 का पावर क्या था y, अभी y बराबर कितना आ गया 1, तो ये हो गया नया, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन हो गया किसका मास्टर रिएक्शन का। तो कभी भी अगर रेट एक्सप्रेशन लिखने बोलेगा तो इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल करके पुट कर देना है। कोई दिक्कत? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला तो इस तरह से निकाल करके जवाब दे देंगे। अगर हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखने के लिए बोल दे या फिर रेट एक्सप्रेशन लिखने बोलेगा तो ये चीज लिखेंगे। उसके बाद अगर वो बोल देता है रेट कांस्टेंट का वैल्यू, क्या बोल देगा वो रेट कांस्टेंट का वैल्यू, ध्यान से वो रेट कांस्टेंट का वैल्यू बोला, यूनिट नहीं बोला है। तो जब रेट कांस्टेंट का वैल्यू बोलेगा तभी बताओ रेट कांस्टेंट किसका लिखेंगे, इसको, और इसका कंपेयर किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, मतलब K3 से कर रहे हैं। तो अभी हम लोग बोलेंगे कि जो रेट कांस्टेंट है किसको माने हैं K3, और K3 क्या K3 था क्या? नहीं, K3 बराबर था हम लोग को क्या चीज, ये जो K3 लिए हैं वो किसके जगह में लिए हैं K1 और किसका K2। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि K3 बराबर होगा K1 और इनटू में क्या चीज K2। क्या बात समझ में आया? तो इसी प्रकार से ऑप्शन में दिया रहेगा, बोल देगा कि K1 का पावर 1/2 K2 ऐसे करके फंसाएगा वहां पे। बात को समझ रहे हो ना? तो कितना क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक तो रेट एक्सप्रेशन, तो इसको भी निकालने का यही से पहुंचेगा। फिर बोलेगा क्या चीज रेट कांस्टेंट का वैल्यू, और एक बोलेगा यूनिट ऑफ क्या चीज रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैसे। अब बताओ यहाँ पे यूनिट क्या से बोलेगा, अत्ते टाइम लगता है तुम लोग को। होगा क्या? इसे कुछ भी सवाल पूछेगा क्या हम लोग जवाब दे देंगे क्या? 5 नंबर में अगर पूछ देगा तो हम लोग गड़बड़ होगा क्या? आज तक पूछा नहीं है लेकिन मैं भी पूछ दे क्योंकि सिलेबस में है, ठीक है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछता ही है। तो आज तुम लोग फिर से काम करोगे, जो डीपीपी आज मिलेगा, आज डीपीपी नंबर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो ये डीपीपी 4 को सॉल्व कर लोगे, इससे जितना भी क्वेश्चन रहेगा ज़्यादा नहीं देंगे, 6-7 ही क्वेश्चन रहेगा, बस कंसेप्ट क्लियर करने का। कोई दिक्कत? ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कोई अब्सेंट मत करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने से पहले हम लोग को डेरिवेशन समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा? डेरिवेशन। और कभी कभी डेरिवेशन भी पूछ देता है, वो कितना 5 मार्क्स में, कितना पूछता है 5 मार्क्स में। जब डेरिवेशन को समझोगे तभी इसका क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा